जी नमस्कार आप सभी को। स्वागत है आपका आरकेएम एकेडमी पे। तो देखिए, जैसा कि आपको पता होगा कि पिछले वीडियो में मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दिया था कि इस चैनल के माध्यम से आपको जेटेट एग्ज़ाम की तैयारी कराई जाएगी। और इसके अंतर्गत सबसे पहले हम लोग जो है यहाँ पे ज्योग्राफी की तैयारी करने वाले हैं, यानी कि भूगोल की तैयारी करने वाले हैं। पिछले वीडियो में मैंने आपको जो है ज्योग्राफी के संपूर्ण सिलेबस के बारे में इन्फॉर्मेशन दिया था कि हमें जो है वो सिलेबस के अंतर्गत कौन कौन से टॉपिक को पढ़ना है और कहाँ से टॉपिक को पढ़ना है, कैसे हम लोग जो है संपूर्ण सिलेबस को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो अगर आपने उस क्लास को, उस वीडियो को नहीं देखा है तो सबसे पहले जाकर जो है वो उस वीडियो को देख लीजिएगा, ताकि आपको जो है सिलेबस के बारे में आइडिया लग जाएगा कि कहाँ से आपके जो है ऑफिशियल सिलेबस में जो टॉपिक है उसको लिया गया है और कैसे हम लोग जो है वो तैयारी को करने वाले हैं। 10 मिनट का एक वीडियो है, उसको ज़रूर देख लीजिएगा। पूरा सिलेबस आपको समझ में आ जाएगा और ये भी समझ में आ जाएगा कि कैसे हमें जो है वो यहाँ पे तैयारी करनी है। तो वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि क्लास 6, 7, 8 तीनों क्लास में ज्योग्राफी के जितने भी टॉपिक हैं उसको अगर मिला दिया जाए तो टोटल 24 टॉपिक आते हैं। और ऑफिशियल सिलेबस में आपका जो है टोटल 18 टॉपिक के बारे में जिक्र है। ठीक है, यानी कि किताब में आपका टोटल 24 टॉपिक है और ऑफिशियल जो सिलेबस है वो आपका उसमें 18 टॉपिक के बारे में जिक्र है। तो मैंने वहाँ पे आपको बताया था कि हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले क्लास 6 में जितने भी टॉपिक हैं उसको पढ़ेंगे, फिर क्लास 7 का जितना भी टॉपिक है उसको पढ़ेंगे, फिर क्लास 8 के सारे टॉपिक को पढ़ेंगे। अगर इन सभी 24 टॉपिक को पढ़ लेते हैं तो आपका जो ये 18 वाला टॉपिक है, 18 जो टॉपिक है वो आपका खुद ब खुद कंप्लीट हो जाएगा और सभी चीज़ें आपका यहाँ से ही लिया गया है। ठीक है, तो एक बार जाकर उस वीडियो को आप ज़रूर देख लीजिएगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो आज से हम लोग ज्योग्राफी का क्लास को शुरू करेंगे और आज हम क्लास 6 का जो पहला चैप्टर है सौरमंडल उसको देखेंगे, सोलर सिस्टम को देखेंगे। ठीक है, देखिए हम आपको एक चीज़ कहना चाहेंगे कि आज का क्लास आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा और कंप्लीट देखिएगा। अगर आज का क्लास आप कंप्लीट देख लेते हैं तो इसके बाद जितना भी आगे क्लास आएगा ऑटोमेटिक आप खुद इस चैनल पे आइएगा उस क्लास को देखने के लिए, क्योंकि इतनी बेहतरीन ढंग से आपको सभी चीज़ समझाई जाएगी, बताई जाएगी कि शायद ही आपको इस टाइप का क्लास पहले कहीं मिला होगा या फिर इस टाइप का आपने जो पहले कहीं सौरमंडल के बारे में पढ़ा होगा। यहाँ पे हम आपको जेएससीईआरटी किताब के अकॉर्डिंग पढ़ाने वाले हैं ताकि आपका जेटेट का एग्ज़ाम अच्छे से क्लियर हो जाए। प्लस एनसीईआरटी किताब में जो कुछ भी एक्स्ट्रा फैक्ट्स दे रखे हैं उसको भी यहाँ पे शामिल किया गया है। इसके अलावा जो भी एक्स्ट्रा फैक्ट्स वगैरह हैं, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है इस टॉपिक से रिलेटेड, उसको भी लिया गया है। ठीक है, यानी कि कहा जाए तो ओवरऑल आपका कंप्लीट सौरमंडल के बारे में यहाँ पे आपको जानकारी दी जाएगी। चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम में बैठ जाएँ, चाहे कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बैठें, जेटेट एग्ज़ाम में, सीटेट एग्ज़ाम में या फिर कोई भी टेट एग्ज़ाम में बैठेंगे, अगर उस एग्ज़ाम में आपका सौरमंडल से सवाल पूछा जाएगा तो इससे बाहर आपको सवाल देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इतना आप मान के चलिएगा और ये आपको आज के क्लास के बाद खुद पता चल जाएगा। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। हम आपको पहले बता देते हैं यहाँ पे जो कुछ भी हम पढ़ने वाले हैं वो आपका जेएससीईआरटी किताब के अकॉर्डिंग पढ़ने वाले हैं। लाइन बाय लाइन हम यहाँ पे सभी चीज़ आपको समझाएंगे ताकि एग्ज़ाम में कोई भी सवाल आए आपसे छूटे नहीं। ठीक है, इस टॉपिक से बाहर नहीं आए, आप आसानी से उस सवाल को सॉल्व कर पाएँ। ठीक है, तो पहला चैप्टर सौरमंडल है यानी कि सोलर सिस्टम है। देखिए यहाँ पे जो किताब है वो आपका देख सकते हैं, जेएससीईआरटी का टेक्स्ट बुक है जो कि झारखंड के सरकारी विद्यालय में किताब चलता है, उसको यहाँ पे लाइन बाय लाइन समझने वाले हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि पहला पेज को पढ़ेंगे, उसके बाद उस पेज में जितने भी काम की जानकारी होगा उसको समझाएंगे। ठीक है, यानी कि पेज वाइज पढ़ते हुए चलेंगे। ठीक है, सबसे पहले पहला पृष्ठ को पढ़ेंगे, पहला पेज को पढ़ेंगे, उसमें जो भी काम की जानकारी होगी उसको यहाँ पे समझेंगे। तो देखिए चूँकि यहाँ पे हम ज्योग्राफी शुरू करने जा रहे हैं तो सबसे पहले यहाँ पे समझ लेते हैं कि आखिर ज्योग्राफी जो है उसका क्या अर्थ है और ये जो शब्द है वो कहाँ से लिया गया है। ठीक है, तो इसी से स्टार्ट करते हैं सबसे पहले, उसके बाद फर्स्ट लाइन से शुरू करेंगे। जानने योग्य बातें। जियोग्राफी ग्रीक भाषा से लिया गया शब्द है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि जियोग्राफी जो है वो कहाँ से लिया गया है तो ग्रीक भाषा से। ओके, जिसका अर्थ है पृथ्वी का विवरण। यह दो ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है, जियोस और ग्राफिया। ठीक है, आपको पता होगा जियोग्राफी, जियो प्लस ग्राफिया, ये दोनों शब्द जब मिले हैं तब जाके एक नया शब्द बना है जियोग्राफी। जियोग्राफी, ठीक है, जियो का मतलब होता है पृथ्वी और ग्राफिया का मतलब होता है लिखना या विवरण।
यानी कि दोनों को मिला देंगे तो क्या होगा, पृथ्वी को लिखना या फिर पृथ्वी का विवरण देना, है ना, पृथ्वी का यहाँ पे विवरण देना। तो ज्योग्राफी का अर्थ ये हो गया। तो याद रखिएगा कि ज्योग्राफी जो शब्द है वो ग्रीक भाषा से लिया गया है और जिसका अर्थ होता है पृथ्वी का विवरण। जियो का शब्द पृथ्वी है और ग्राफिया का अर्थ जो है वो लिखना है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब देखिए इसी से मिलता जुलता कुछ टर्म है जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। जैसे कि कुछ टर्म में आपका जियोलॉजी है, जियोमेट्री है और जियोइड है। ठीक है, पता होना चाहिए कि आखिर क्या है। देखिए सब में आपका जो है प्रीफिक्स लगा हुआ है, उपसर्ग लगा है जियो। जियो का मतलब वही होगा पृथ्वी। लॉजी अगर कीजिएगा तो यहाँ पे लॉजी का अर्थ होता है स्टडी यानी कि अध्ययन। तो दोनों को मिला दिए तो बन गया जियोलॉजी और इसमें हम लोग पृथ्वी का अध्ययन करते हैं यानी कि इसका हिंदी होता है भूविज्ञान। ठीक है, जियोलॉजी का अर्थ होता है भूविज्ञान। आगे समझेंगे कि जियोग्राफी और जियोलॉजी में क्या अंतर है। आपने मैथ में जियोमेट्री पढ़ा होगा, ठीक है, ज्यामिति जिसका हिंदी होता है। तो जियो में जब हम लोग मैट्री जोड़ते हैं तो बनता है जियोमेट्री जिसका अर्थ होता है पृथ्वी का मापन, जिसमें हम लोग पृथ्वी के मापन करते हैं। इसके अलावा जो है वो जियो में जब हम लोग ऑइड जोड़ते हैं, ठीक है, तो वो बनता है जियोइड और इसका मतलब होता है यहाँ पे पृथ्वी के आकार के अनुरूप। ठीक है, पृथ्वी के आकार के अनुरूप। तो आपको यहाँ पे बस इसका अर्थ समझना है जो कि आपका ज्योग्राफी से रिलेटेड कुछ टर्म है। ठीक है, एक आपका ज्योग्राफी तो खुद हो गया, जियोलॉजी हो गया, जियोमेट्री हो गया, जियोइड हो गया। अब इसको डिटेल में समझते हैं। ठीक है, ये तो किताबी भाषा थी, अब इसको अच्छे से समझते हुए चलते हैं। देखिए बहुत लोग यहाँ पे जियोग्राफी यानी कि भूगोल और जियोलॉजी जिसको हम लोग हिंदी में भूविज्ञान कहते हैं, दोनों में बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि आखिर दोनों क्या है, दोनों में अंतर क्या है। तो मूल अर्थ में समझिए कि जियोग्राफी आपका दो शब्द से मिलकर बना है, जियो प्लस ग्राफी जिसका अर्थ है पृथ्वी का वर्णन करना या नक्शा बनाना। ठीक है, जियो प्लस लोगस से बना है जियोलॉजी और इसका अर्थ है पृथ्वी का वैज्ञानिक अध्ययन। समझ में आ गया। मुख्य फोकस क्या है, तो ज्योग्राफी में मेनली हम लोग जो है पृथ्वी की सरफेस के बारे में पढ़ते हैं कि पृथ्वी के सरफेस में क्या क्या चीज़ें हैं, जलवायु के बारे में, महासागर के बारे में, नदियाँ हो गया, पर्वत हो गया, मिट्टी, वनस्पति, जनसंख्या, शहर इत्यादि के बारे में जो है ज्योग्राफी में पढ़ा जाता है, अध्ययन किया जाता है। लेकिन जियोलॉजी क्या है, इसके अंतर्गत पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है, जो इंटीरियर पार्ट है, इंटीरियर जो स्ट्रक्चर है, चट्टानें हो गया, खनिज, जीवाश्म, पृथ्वी की परतें और इनकी जो प्रोसेस है उनके बारे में स्टडी करते हैं। तो ज्योग्राफी में केवल हम लोग जो है पृथ्वी के सरफेस के बारे में स्टडी कर रहे हैं, लेकिन जियोलॉजी में हम लोग जो है उसके इंटीरियर स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी करते हैं यानी कि आंतरिक संरचना के बारे में अध्ययन करते हैं। क्लियर हो गया। देखिए कोई चीज़ कहाँ है और मानव जीवन पर उसका क्या प्रभाव पड़ता है उस चीज़ के बारे में हम लोग यहाँ पे ज्योग्राफी में पढ़ते हैं। पृथ्वी किस चीज़ से बनी है और यह समय के साथ कैसी बदलती है उसके बारे में हम लोग जो है यहाँ पे पढ़ते हैं। ठीक है, समय सीमा, तो वर्तमान समय, हाल के पैटर्न और मौसम जलवायु परिवर्तन के बारे में यहाँ पे देखेंगे। लाखों करोड़ों वर्ष पुराना भूगर्भीय इतिहास के बारे में जो है वो यहाँ पे जियोलॉजी में पढ़ा जाता है। इसके अंतर्गत अगर बात करें ब्रांचेज के बारे में, शाखाएं के बारे में, तो फिजिकल जियोग्राफी हो गया, ह्यूमन जियोग्राफी हो गया, क्लाइमेटोलॉजी हो गया, कार्टोग्राफी हो गया, रीजनल जियोग्राफी हो गया, इसके अंतर्गत आता है। ठीक है, पेट्रोलॉजी यानी कि चट्टानों का अध्ययन हो गया, मिनरलोलॉजी हो गया, पैलेंटोलॉजी हो गया, ये सब जीवाश्म विज्ञान हो गया, सिस्मोलॉजी हो गया, ये सब इसके अंतर्गत आएगा जियोलॉजी के अंतर्गत। तो इतना से तो आपका क्लियर हो गया होगा कि ज्योग्राफी क्या है, जियोलॉजी क्या है, दोनों में क्या अंतर है। उसके बाद जो तीसरा टर्म आया था वो था जियोमेट्री। तो जियोमेट्री के बारे में आपको पता होगा कि ये गणित के अंतर्गत आता है, मैथ के अंतर्गत आता है। ज्यामिति क्या है, तो जियोमेट्री गणित की वह शाखा है जिसमें हम लोग आकृति के बारे में पढ़ते हैं, कोई शेप के बारे में पढ़ते हैं, रेखा के बारे में, एंगल के बारे में यानी कि कोण के बारे में, क्षेत्रफल हो गया, आयतन हो गया, क्या अध्ययन किया जाता है। यह आकार और मापन से संबंधित होता है। जियो का मतलब पृथ्वी या भूमि कह लीजिए, मेट्रन का मतलब माप या मेजरमेंट हो जाता है। ठीक है, ये सभी शेप के बारे में हम लोग जो है मैथ में पढ़ते हैं। तो ये मैथ का एक ब्रांच है, बस आपको इतना याद रखना है, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है। ज्यामिति का उपयोग मापन, निर्माण कार्य, डिजाइन और दैनिक जीवन की कई गतिविधियां में करते हैं। ओके, अगला जो टर्म था वो आपका है जियोइड। ठीक है, जियोइड, अब ये क्या है, पृथ्वी के वास्तविक या लगभग वास्तविक आकार को दर्शाने वाली एक काल्पनिक सतह। ठीक है, इमेजिनरी सरफेस, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, जियोइड। पृथ्वी का जो सरफेस है या पृथ्वी का जो शेप है, आकार, वो किस आकार का है, तो वही जियोइड आकार का। कभी कभी पूछा जाता है, आगे हम लोग पढ़ेंगे भी कि पृथ्वी का जो आकार है वो जियोइड आकार का है। ठीक है, ओके, तो इतना चीज़ आपका क्लियर हो गया। यहाँ पे 4 टर्म आपको देखने को मिला था, एक जियोग्राफी,
जियोलॉजी, जियोमेट्री और जियोइड, तो चारों के बारे में उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं यहाँ पे चैप्टर को पढ़ना शुरू करते हैं लाइन बाय लाइन और इसको समझते हैं। देखिए, सूर्य दिन में चमकता है और अपनी किरणों को चारों ओर बिखेरता है, नॉर्मल सी बात है। देखिए, जहाँ कहीं भी समझाने वाली चीज़ें होगी उसको हम खुद डिटेल में समझाएंगे, और जहाँ काम की चीज़ें नहीं होगी, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होगा, उसको केवल यहाँ पे हम रीड करेंगे, ठीक है। परंतु सूर्यास्त के बाद, यानी कि जब सूर्य डूब जाता है, ठीक है, संपूर्ण आकाश छोटी छोटी चमकदार वस्तुओं से भर जाता है, जिनमें से कुछ चमकीले होते हैं एवं कुछ धुंधले। आकाश में आपको बहुत सारा खगोलीय पिंड दिखाई देता है जो कि चमकते हुए दिखाई देते हैं, कुछ धुंधले दिखाई देते हैं रात के समय। इनमें से कुछ टिमटिमाते प्रतीत होते हैं, मगर इन टिमटिमाती वस्तुओं में कुछ की टिमटिमाहट अन्य से अलग होती है, यानी कि कुछ का प्रकाश ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा, कुछ का प्रकाश आपको कम देखने को मिलेगा। आकाश में आप लोग देख सकते हैं। इन चमकीली वस्तुओं के साथ प्रतिदिन चंद्रमा भी दिखाई पड़ता है। यह चंद्रमा विभिन्न समय पर अलग अलग आकार का दिखता है। कभी आपने देखा होगा कि चंद्रमा जो है पूरा दिखाई देता है, कभी आधा दिखाई देता है, कभी थोड़ा सा दिखाई देता है। तो वही चीज़ कहा गया है कि कभी कभी जो है चंद्रमा अलग अलग आकार का दिखता है। पूर्ण चंद्र को एक महीने में एक बार देखा जा सकता है। यह पूर्ण चंद्रमा वाली रात पूर्णिमा कहलाती है। आपने पूर्णिमा का नाम सुना होगा, अमावस्या का नाम सुना होगा। तो पूर्णिमा में क्या होता है कि चांद जो है हमें पूरा दिखाई देता है। और जिस दिन आपका पूर्णिमा होता है, ठीक है, जिस दिन आपका पूर्णिमा होता है उसके 15 दिन के पश्चात, उसके 15 दिन के बाद इस परिस्थिति में बदलाव दिखता है, और इस समय चंद्रमा का काला भाग पृथ्वी की तरफ होता है, जिसे नए चंद्रमा या अमावस्या के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो दो टर्म यहाँ पे आया, पूर्णिमा और अमावस्या। तो चलिए अब इसको यहाँ पे अच्छे से समझते हैं कि आखिर पूर्णिमा क्या है और अमावस्या क्या है, इसको डिटेल में अच्छे से समझते हैं, ठीक है। देखिए, पूर्णिमा क्या है, पूर्णिमा किसे कहेंगे? तो देखिए, जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा एक सीधी रेखा में होते हैं। सूर्य है आपका, ये पृथ्वी है और ये चंद्रमा है, ठीक है। तो सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा एक सीधी रेखा में होते हैं, तब चंद्रमा का जो भाग सूर्य की रोशनी से प्रकाशित होता है वह पृथ्वी की ओर होता है। तो देखिए, होता क्या है कि सूर्य का प्रकाश जब चंद्रमा पे पड़ेगा तो जिस तरफ चंद्रमा का प्रकाश पड़ता है वो भाग देखिए पृथ्वी की तरफ है, और हम लोग पृथ्वी पे हैं, तो इसी कारण से हम लोगों को ये जो चंद्रमा है वो पूरा दिखाई देता है, क्योंकि पूरे पार्ट पे जो वो लाइट पड़ता है, जितना पार्ट पे लाइट पड़ता है वही केवल पृथ्वी के जगह से देखा जा सकता है, पृथ्वी की सतह से देखा जा सकता है, और इसीलिए हम लोगों को चंद्रमा जो है पूरा गोल दिखाई देता है। इस कारण से जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा के सीधी रेखा में होते हैं तब चंद्रमा का जो भाग सूर्य की रोशनी से प्रकाशित होता है वो पृथ्वी की ओर से होता है, इसीलिए हमें चंद्रमा पूरा और गोल दिखाई देता है। इसे पूर्णिमा यानी कि फुल मून कहते हैं। इस फिगर को अच्छे से समझिए, आपको सब चीज़ समझ में आ जाएगा, ठीक है। इस फिगर को अच्छे से आप समझिए। देखिए, ये आपका सूर्य है, ये आपका चंद्रमा है और ये आपका पृथ्वी है, ठीक है। आपको पता है कि सभी जो पिंड है वो आप एक दूसरे के जो है वो चक्र लगाते हैं, परिक्रमा करते हैं। तो जब सन का लाइट जो है चंद्रमा पे पड़ता है तो देखिए इस साइड जो है वो लाइट जो है वो पड़ रहा है, और यही साइड जो है हम लोग पृथ्वी से देख पाते हैं। तो इस कारण से जो है हम लोगों को चंद्रमा पूरा दिखाई देता है और गोल दिखाई देता है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे समझना है। अब देखिए, अमावस्या को समझिए। अमावस्या क्या है, जिसको हम लोग यहाँ पे न्यू मून के नाम से भी जानते हैं। तो देखिए, अब इसमें क्या होगा कि जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक सीधी रेखा में होती है, अब यहाँ पे क्या आया, देखिए चंद्रमा बीच में आ गया, लेकिन ऊपर वाला केस में क्या था, ऊपर वाला केस में ये था कि पृथ्वी बीच में था। दोनों को समझिए, इसमें पृथ्वी बीच में था। अब यहाँ पे क्या आ गया कि सूर्य जो है यहाँ पे, मतलब कि चंद्रमा बीच में आ गया। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि सूर्य का लाइट जो है आपका इस साइड पड़ रहा है, चंद्रमा के पहले वाले भाग तरफ पड़ रहा है, और ये जो साइड है वो पृथ्वी से दूर है। तो जाहिर सी बात है, हम लोग अगर पृथ्वी में है तो हम लोगों को अंधेरा वाला जो है, अंधकार वाला पार्ट दिखाई देगा, और इस कारण से हम लोगों को पूरा अंधेरा दिखाई देता है, ठीक है। जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक सीधी रेखा में होते हैं तब चंद्रमा का जो भाग सूर्य की रोशनी से प्रकाशित होता है वह सूर्य की ओर होता है, इसीलिए हमें चंद्रमा दिखाई नहीं देता या बहुत कम दिखाई देता है। इसे अमावस्या या न्यू मून कहते हैं। देखिए, ये दोनों फिगर को अगर आप अच्छे से समझिएगा तो आपको सभी चीज़ अच्छे से क्लियर हो जाएगा। हो क्या रहा है कि पहला वाला स्थिति में, पूर्णिमा वाला स्थिति में सूर्य का लाइट चंद्रमा के जिस भाग में दिखाई देता है वो वाला भाग जो है पृथ्वी के साइड रहता है, ठीक है।
इसी कारण से हम लोगों को चंद्रमा दिखाई देता है। लेकिन दूसरा वाला केस में क्या है कि इसमें सूर्य का प्रकाश चंद्रमा के जिस भाग में दिखाई देता है ना, वो वाला भाग पृथ्वी से दूर है, पृथ्वी के अपोजिट है। इसी कारण से हम लोगों को लाइट वाला भाग नहीं दिखाई देता है, अंधेरा वाला भाग दिखाई देता है। और इसी को हम लोग अमावस्या के नाम से जानते हैं, यानी कि न्यू मून के नाम से जानते हैं। उम्मीद करते हैं आपको ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें हैं, जैसे कि इस रात चारों तरफ चांदनी बिखरी होती है, यानी कि पूर्णिमा वाले दिन। इसके अगले दिन से चंद्रमा का आकार धीरे धीरे घटने लगता है, जिसे कृष्ण पक्ष कहते हैं, यानी कि वैनिंग फेज के नाम से जाना जाता है। ओके, यहाँ पे भी कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट हैं अमावस्या के बारे में। इस रात आकाश में घना अंधेरा होता है, क्योंकि चंद्रमा का जो है अंधेरा वाला पार्ट दिखाई देता है हमें, इसी कारण से आकाश भी आपका अंधेरा होता है। इसके अगले दिन से चंद्रमा का आकार धीरे धीरे बढ़ने लगता है, जिसे शुक्ल पक्ष यानी कि वैक्सिंग फेज के नाम से जानते हैं। तो ये सब आपको पता होना चाहिए, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको इतना बात समझ में आ गई होगी। तो इसको एक बार जब आपको PDF मिलेगा ना, तो उसको भी एक बार अच्छे से रीड कीजिएगा, स्वतः आपको सभी चीज़ें समझ में आ जाएगी, ठीक है। बस लाइट वाला पार्ट कभी क्या होता है कि पृथ्वी के सामने होता है, इसी कारण से हमें पूरा दिन दिखाई देता है, यानी कि पूरा लाइट दिखाई देता है, जिसे हम लोग पूर्णिमा कहते हैं। और दूसरा केस में क्या है कि लाइट वाला जो भाग है, यानी कि चंद्रमा का जो लाइट वाला भाग है, वो पृथ्वी से दूर है, यानी कि पृथ्वी के अपोजिट है, सूर्य के तरफ है। इसी कारण से हमें जो है वो केवल अंधेरा वाला पार्ट दिखाई देगा, और यहाँ पे क्या होता है कि लाइट वाला पार्ट दिखाई देता है, यानी कि जो पार्ट जो है, जो भाग प्रकाश वाला है, वही वाला हमें दिखाई देता है, ठीक है। क्लियर हो गया। अब चलिए आगे चलते हैं। यहाँ तक हमने पूरा पढ़ लिया था। अब इसका नेक्स्ट पेज चलते हैं। देखिए ये पेज नंबर आपका जो है यहाँ पे शायद ये मिट गया है, कोई बात नहीं, इसका नेक्स्ट पेज देखते हैं। चलिए, ये है आपका नेक्स्ट पेज कि रात्रि या अमावस्या कहते हैं। अमावस्या की रात में अंधेरा अन्य रातों की तुलना में गहरा होता है। हम दिन के समय चंद्रमा एवं इन सभी छोटी चमकीली वस्तुओं को नहीं देख पाते। जाहिर सी बात है कि हमें दिन के समय आसमान में तो तारे सितारे नहीं दिखाई देते हैं। अब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि सूर्य से निकलने वाली अत्यधिक तेज प्रकाश के कारण रात के समय चमकने वाली वस्तुएं दिन में दिखाई नहीं पड़ती। अगर आप दिन में अपने रूम में बल्ब जलाइएगा जहाँ पे पूरा प्रकाश आता है, तो कोई आपको प्रभाव देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। तो उसी तरह से यहाँ पे भी हो रहा है कि दिन के समय चंद्रमा एवं इन सभी छोटी चमकीली वस्तुओं को नहीं देख पाते हैं, क्योंकि सूर्य से जो प्रकाश निकलता है ना, अत्यधिक तेज प्रकाश के कारण रात के समय चमकने वाली वस्तुएं दिन में दिखाई नहीं पड़ती। ऐसा नहीं है कि दिन में तारे नहीं होते हैं, दिन में भी होते हैं, लेकिन बस हमें दिखाई नहीं देते, प्रकाश के लाइट के कारण दिखाई नहीं देते हैं, ठीक है। सूर्य, चंद्रमा, तारे तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती है खगोलीय पिंड कहलाती है, ठीक है। इसको हम लोग सेलेस्टियल बॉडीज के नाम से भी जानते हैं। सूर्य, चंद्रमा, तारे वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती है खगोलीय पिंड कहलाती है। हमारी पृथ्वी भी इसी खगोलीय पिंड का एक भाग है। ये सारे खगोलीय पिंड क्रमशः तारे, ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह समूह में बटे हुए हैं। कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार के साथ साथ गर्म भी होते हैं। ये गैसों से बने होते हैं। इनके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होता है जिसे वे उत्सर्जित करते हैं। इन खगोलीय पिंड को तारा कहते हैं। सूर्य भी एक तारा है। आपको पहले भी पता होगा कि तारा किसे कहते हैं, जिसके पास अपना प्रकाश होता है, अपना ऊष्मा होता है। जैसे कि सूर्य क्या है? एक तारा है, स्टार है। क्लियर हो गया। सूर्यास्त के पश्चात रात के समय चमकते हुए अनगिनत तारे सूर्य के समान ही है। ये तारे बहुत अधिक दूर होने के कारण अत्यंत छोटे दिखाई पड़ते हैं तथा हम लोग इनकी ऊष्मा या प्रकाश को अक्सर महसूस नहीं कर पाते हैं, क्योंकि ये सूर्य की तुलना में बहुत ज़्यादा दूर है, ठीक है। बाकी ये सूर्य के जैसा ही है, स्टार ही है, लेकिन वो सूर्य की तुलना में बहुत ज़्यादा दूर है। इसी कारण से हमें वो बहुत छोटे दिखाई देते हैं और उनका ऊष्मा या प्रकाश जो है वो हम लोग महसूस नहीं कर पाते। अब देखिए यहाँ पे इस लाइन पे जो चीज़ हमने यहाँ पे आपको बताया कि दिन के समय जो है हम लोग आकाश की वस्तुओं को नहीं देख पाते हैं, उसका यहाँ पे एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट किया गया है, प्रयोग किया गया है, जिसको आप लोग कर सकते हैं। हालांकि ये आपका इंपॉर्टेंट नहीं है, आप इसको एक बार रीड कर लीजिए। इसको रीड कर देते हैं ताकि आप लोग जो है यहाँ पे इसको देख सकें, समझ सकें कि कैसे जो है वो दिन के समय हमें जो है वो तारे सितारे नहीं दिखाई देते हैं, क्योंकि वो सूर्य के प्रकाश के कारण जो है वो गायब हो जाते हैं। सूर्य के प्रकाश के कारण वो दिखाई नहीं देते हैं। तो उसके लिए एक एक्सपेरिमेंट किया गया है। तो आपको क्या करना है, एक टॉर्च है, एक सादा कागज़ है, पेंसिल है तथा एक सुई की आवश्यकता होगी। कागज़ के मध्य में टॉर्च के कांच को कागज़ से सटा कर रखिए। टॉर्च के कांच की गोलाई में एक वृत्त खींचकर उसमें सुई से छोटे छोटे छिद्र बनाइए। कागज़ के छिद्रित वृत्तीय भागों को कांच पर सामने की तरफ रखिए तथा टॉर्च के चारों ओर कागज़ को लपेटकर रबर बैंड लगा दीजिए ताकि टॉर्च की स्विच कागज़ के बाहर रहे। दूसरी सभी बत्तियों को बुझाकर
अंधेरे कमरे में एक सादी दीवार की ओर मुंह करके इस टॉर्च को लेकर कुछ दूरी पर खड़े हो जाइए। अब टॉर्च की रोशनी को दीवार पर डालिए। आप दीवार पर प्रकाश के अनेक छोटे बिंदुओं को देखेंगे, बिल्कुल वैसे ही जैसे रात के समय आसमान में तारे चमकते हैं। अब कमरे की सभी बत्तियों को जला दीजिए। प्रकाश के सभी बिंदु लगभग अदृश्य हो जाएंगे, यानी कि गायब हो जाएंगे। इसकी तुलना हम उस अवस्था से कर सकते हैं जब रात्रि के समय आसमान में चमकने वाले तारे सूर्योदय के बाद अदृश्य हो जाते हैं। तो बेसिकली क्लास 6 का किताब है, इसलिए बच्चों को समझाने के लिए ये एक्सपेरिमेंट किया गया है। आपको समझ में आ गया होगा। आसान भाषा में आपको समझा देते हैं कि आखिर यहाँ पे कहा क्या गया है। आपको क्या करना है कि एक अंधेरा कमरा में जाना है, ठीक है, जहाँ पे पूरा अंधेरा है। आपको एक टॉर्च लेना है। टॉर्च के आगे क्या करना है, एक पेपर लगा दीजिए, कागज़ लगा दीजिए, कागज़ को अच्छे से फिट कर दीजिए, उसमें रबर बैंड लगा दीजिए, ठीक है, टॉर्च के आगे। और कागज़ में छोटे छोटे हॉल कर दीजिए, छिद्र कर दीजिए, ताकि अगर टॉर्च को जलाइएगा तो उस छिद्र से प्रकाश की लाइट निकलेगी। तो ऐसा कर देना है। उसके बाद आपको टॉर्च जलाना है, और टॉर्च अगर दीवार पे आप मारिएगा तो आपको देखने को मिलेगा कि छिद्र छिद्र टाइप का जो है, डॉट डॉट टाइप का, बिंदु बिंदु टाइप का जो है आपको पूरा लाइट देखने को मिलेगा दीवार में, ठीक है। तो उसको आप समझ लीजिए कि वो क्या है कि जिस तरह से रात में आकाश में तारे सितारे हैं, उसी तरह से आपके रूम में जो है वो तारे सितारे के जैसा छोटे छोटे लाइट देखने को मिलेंगे। जिस तरह से आप लाइट को जलाइएगा, रूम का जो बल्ब है उसको जला दीजिएगा, आपके सारे जो छोटे छोटे तारे जिसे दिखाई दे रहे थे टॉर्च के माध्यम से, वो सब गायब हो जाएंगे। तो यही है एक्सपेरिमेंट का यहाँ पे कहना है, ठीक है। तो नॉर्मल सी बात है, ये आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बस समझ लीजिए। अब देखिए आगे क्या कहा गया है। कुछ दूरी से देखने पर सभी वस्तुएं अपने आकार की अपेक्षा छोटी दिखाई पड़ती है। जाहिर सी बात है, अगर ऊपर में आकाश में अगर कोई जहाज़ भी उड़ रहा है, हवाई जहाज़ भी उड़ रहा है, तो वो भी हमें छोटी सी दिखाई देती है। हालांकि वो बहुत बड़ा होता है, लेकिन दूर में होने के कारण हमें छोटी दिखाई देती है। अत्यधिक ऊंचाई पर उड़ रहा हवाई जहाज भी काफ़ी छोटे दिखाई देता है। रात्रि के समय आसमान में तारों के विभिन्न समूहों द्वारा बनाए गए विविध आकृतियाँ दिखाई पड़ती है। ये नक्षत्र मंडल है। बहुत आसानी से पहचाने योग्य नक्षत्र मंडल लिटिल बियर या सप्तऋषि है। यह 7 तारों का समूह है, जो कि एक बड़े नक्षत्र मंडल उर्सा मेजर या बिग बियर का भाग है। अब देखिए इस पेज में काम की जानकारी क्या है, नक्षत्र मंडल, ठीक है, जिसको हम लोग तारा मंडल के नाम से जानते हैं। इसको समझते हैं कि आखिर नक्षत्र मंडल क्या है, तारा मंडल क्या है, इसको समझिए। देखिए तारामंडल, जिसको कॉन्स्टलेशन के नाम से जानते हैं या फिर इसी को हम लोग नक्षत्र मंडल के नाम से जानते हैं, आसमान में पहचाने जाने योग्य आकृतियों वाले तारों के समूह को तारामंडल कहते हैं। अगर रात के समय हम लोग आकाश में देखेंगे तो हम लोग कभी कभी नोटिस करते हैं कि कहीं कहीं पे तारों का एक समूह दिखाई देता है जो एक पैटर्न बनाता है, एक आकृति बनाता है इस टाइप का, जैसा कि आप लोग फिगर में देख पा रहे होंगे। इस टाइप का आकृति आपको जो है वो देखने को मिलता है, ठीक है। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, तारामंडल। तारामंडल क्या है, तारों का समूह है, ग्रुप ऑफ स्टार्स है। अब कुछ प्रमुख तारामंडल के बारे में आपको पढ़ना है, बस नाम याद रखिएगा, आपकी किताब में नहीं दे रखा है। केवल 2 चीज़ों का नाम आया है आपकी किताब में, एक अर्सा मेजर का, एक अर्सा माइनर का, ठीक है। तो एक होता है अर्सा मेजर, जिसको हम लोग वृहद सप्तर्षि के नाम से जानते हैं या फिर ग्रेट बियर के नाम से भी इसको जाना जाता है। एक अर्सा माइनर होता है जिसको लिटिल बियर के नाम से जानते हैं। स्कॉर्पियन होता है यानी कि वृश्चिक हो गया। ओरियन या हंटर एक का होता है मृग या व्याघ्र। शर्मिष्ठा यानी कि कैसियोपिया, ठीक है। तो ये 5 नाम है, बस याद रखिएगा, ठीक है। आपके किताब में नहीं है लेकिन फिर भी याद रखिएगा, क्योंकि पूछा जा सकता है कि बताइए इनमें से कौन सा तारामंडल नहीं है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको जानकारी दे दिया। अब इनमें से 2 चीज़ इंपॉर्टेंट है, 2 के बारे में हम पढ़ते हैं, एक अर्सा मेजर और अर्सा माइनर के बारे में। देखिए अर्सा मेजर क्या है, ग्रेट बियर क्या है, वृहद सप्तर्षि क्या है, तो ये आपका तारामंडल है। तो इसके बारे में देखिए, आप इसे फरवरी और मई माह के बीच रात्रि के प्रथम पहर, ठीक है, कब देख सकते हैं, फरवरी और मई माह के बीच में देखा जा सकता है। इसको रात्रि के प्रथम पहर में देखा जा सकता है। उत्तर दिशा के आकाश में देख सकते हैं, ठीक है, उत्तर दिशा में आपको ये चीज़ देखने को मिलेगा। इस तारामंडल को ग्रेट बियर अथवा वृहद सप्तर्षि भी कहा जाता है। कहीं कहीं पे आपको सप्त ऋषि भी देखने को मिलेगा, है ना। इसमें 7 सुस्पष्ट तारे होते हैं, 7 तारा होता है। इसकी आकृति एक बड़ी कलछी किसको कहते हैं, यहाँ पे देखिए मैंने फ़ोटो लगा दिया है, ठीक है, जिससे आप दाल वगैरह निकालते हैं, ठीक है, सब्जी वगैरह निकालते हैं किचन में, वो है कलछी। तो इसका जो आकार है वो एक कलछी के जैसा दिखाई देता है, देखिए कलछी के जैसा दिखाई दे रहा है, अथवा प्रश्न चिन्ह जैसा प्रतीत होता है। इस कलछी की हत्थी में 3 तथा कटोरी में 4 तारे होते हैं। तो मैंने यहाँ पे सब कुछ जो है ना बहुत ही अच्छे से समझाया हुआ है कि अगर आप इसको कलछी के जैसा मानेंगे तो ये वाला जो कटोरा वाला भाग है उसमें
4 ठो आपका स्टार देखने को मिलेगा, और जो हत्थी है यानी कि जो पकड़ने वाला है उसमें आपका 3 ठो स्टार जो है वो देखने को मिलेगा। हत्थी में 3 और कटोरी में 4 तारे होते हैं। ठीक है, समझ में आ गया कि हम यहाँ पे किसके साथ कंपेयर कर रहे हैं, तो एक कलछी के साथ। ठीक है, कलछी जिसको हम लोग बहुत जगह कलछुल भी के लेडल के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो आप इसी नाम को देखिएगा कि कलछी। ठीक है, जो हम लोग किचन में यूज करते हैं खाना वगैरह परोसने के लिए, खाना वगैरह लगाने के लिए। ठीक है, निकालने के लिए। यह तारामंडल पूर्व से पश्चिम की ओर गति करता प्रतीत होता है। सप्तर्षि की सहायता से ध्रुव तारे का स्थान निर्धारित किया जा सकता है। सप्तर्षि ध्रुव तारे की परिक्रमा करता प्रतीत होता है। बृहद सप्तर्षि के 2 सबसे चमकीले तारों को मिलाने वाली रेखा ध्रुव रेखा को इंगित करती है। तो ये वाला आगे भी समझेंगे हम लोग कि कैसे जो है हम लोग यहाँ पे ध्रुव तारा को पहचानेंगे, कैसे जो है वो ध्रुव तारा के लोकेशन को जानते हैं और उसको जो है अर्सा मेजर के मदद से जो वो पहचान सकते हैं। ठीक है, तो इसको रहने दीजिए फिलहाल, आगे अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। बाकी जो यहाँ पे जानकारी है वो आप समझ लीजिए कि इसका नाम क्या क्या है, ग्रेट बियर है, और इसको जो तुलना है वो बड़ी कलछी के जैसा दिखाई देता है, प्रश्न चिन्ह के जैसा दिखाई देता है। बाकी कब देखा जाता है, तो रात्रि के प्रथम पहर में फरवरी और मई माह के बीच में उत्तर दिशा में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, बाकी ये वाला जो पॉइंट है वो आगे समझेंगे, वहाँ पे फिगर की मदद से आपको जो है वो अच्छे से समझा दिया जाएगा। ठीक है, आगे है अर्सा माइनर और लिटिल बियर के बारे में। इसे भी गर्मियों की रात स्वच्छ आकाश में उत्तर दिशा में देखा जा सकता है। इसमें भी 7 तारे होते हैं जो बृहद सप्तर्षि के तारों की तुलना में कम चमकीले होते हैं। इन 7 तारों में एक तारा ध्रुव तारा होता है, इसीलिए इसे ध्रुव तारा मंडल भी कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए काम की जानकारी क्या है वो समझिए। पहला सवाल तो यही बनता है कि ध्रुव जो तारा है, ठीक है, ध्रुव तारा जो है, पोलर जो स्टार है, वो आपका किस तारामंडल के अंतर्गत आएगा? तो किस तारामंडल के अंतर्गत आएगा? लिटिल बियर के अंतर्गत, अर्सा माइनर के अंतर्गत। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, IAU के अनुसार वर्तमान में 89 तारामंडल है, यानी कि 89 जो है यहाँ पे नक्षत्र मंडल बताया गया है। तो ये भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। ये हो गया। अब चलिए किताब का जो नेक्स्ट पेज है उसको देखते हैं, पोल स्टार के बारे में, यानी कि ध्रुव तारा के बारे में, और कैसे हम लोग इसका लोकेशन को पहचानेंगे वो चीज़ यहाँ पे आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, देखिए प्राचीन काल में लोग रात्रि में दिशा का निर्धारण तारों की सहायता से करते थे। उत्तरी तारा उत्तर दिशा को बताता है, इसे ध्रुव तारा भी कहा जाता था। ठीक है, यानी कि पोल स्टार को ही हम लोग उत्तरी तारा के नाम से भी जानते हैं, और ये हमेशा जो है आपका जो है क्या होगा, स्थिर रहता है और हमेशा उत्तर दिशा में ही देखने को मिलता है। ठीक है, हमेशा आपको ये उत्तर दिशा में देखने को मिलता है। यह आसमान में हमेशा एक ही स्थान पर रहता है। हम सप्तऋषि की सहायता से ध्रुव तारा की स्थिति को जान सकते हैं। कुछ खगोलीय पिंडों में अपना प्रकाश एवं ऊष्मा नहीं होती, वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होने के साथ साथ सूर्य या किसी अन्य तारों के चारों ओर परिक्रमा करते हैं। ऐसे खगोलीय पिंड ग्रह कहलाते हैं। ये तो ग्रह के बारे हो गया। सबसे पहले समझ लीजिए आप पोल स्टार के बारे में, ध्रुव तारा के बारे में। इसके लिए मैंने अलग से स्लाइड बना दिया है समझाने के लिए। ये देखिए एक चीज़ तो क्लियर हो गया कि उत्तरी तारा उत्तर दिशा को बताता है, इसे ध्रुव तारा भी कहा जाता है। ये आपका ध्रुव तारा है। जब हम लोग जो है अर्सा मेजर, ठीक है, अर्सा मेजर को जब हम लोग देखेंगे, ये आपका अर्सा मेजर का डिजाइन है ये। ठीक है, ये आपका अर्सा मेजर का डिजाइन है, एक बार देख लीजिए यहाँ पे सप्तऋषि तारा। तो यहाँ पे कहा क्या गया है कि देखिए आप देखेंगे कि यदि सप्तऋषि मंडल के संकेतक तारों को आपस में मिलाते हुए एक काल्पनिक रेखा खींची जाए एवं उसे आगे की ओर बढ़ाया जाए तो यह ध्रुव तारा की ओर संकेत करता है। ये जो तारा है, ये देखिए यहाँ पे 2 तारा, ये दोनों तारा को अगर मिला के आगे रेखा खींचा गया है तो इसके आगे जो तारा आएगा ना वही ध्रुव तारा होता है। तो हम लोग कैसे पता लगाएं? अर्सा मेजर को सबसे पहले ढूंढना है। ठीक है, अब इसमें जो 2 तारा है उसको अगर सीधी रेखा में मिलाएंगे, ठीक है, तो उसके आगे वाला जो तारा होगा वो ध्रुव तारा होगा, और ये हमेशा आपको जो है उत्तर दिशा में ही देखने को मिलता है। तो ध्रुव तारा अगर हम लोग पहचान लिए, मान लीजिए कोई व्यक्ति रात्रि में कहीं गया है, जंगल वगैरह में खो गया है, तो अगर वो ध्रुव तारा को पहचान लिया तो बाकी सभी दिशा को तो वो आसानी से पहचान लेगा, क्योंकि आपको पता है कि ध्रुव तारा अगर उत्तर दिशा में है तो उत्तर दिशा के अपोजिट में आपका जो है दक्षिण दिशा हो जाएगा। उसके बाद उत्तर दिशा की तरफ अगर वो व्यक्ति फेस करके खड़ा होगा, मुँह करके खड़ा होगा,
तो उसका जो राइट वाला दिशा होगा, जो आपका दायां वाला दिशा होगा वो पूर्व दिशा को दिखाएगा, और जो बायां वाला दिशा होगा वो आपका जो है पश्चिम दिशा को दिखाएगा। तो अगर एक दिशा के बारे में हमें पता चल जाता है तो बाकी का दिशा जो है वो हमें खुद ब खुद समझ में आ जाता है। ठीक है, तो इसीलिए कहा गया है कि प्राचीन समय में लोग रात्रि में दिशा का निर्धारण तारों की सहायता से किया करते थे, क्योंकि एक दिशा के बारे में अगर उसे पता चला गया तो बाकी दिशा वो आसानी से समझ में आ सकता है उसको। ठीक है, तो यह था ध्रुव तारा के बारे में कुछ कॉन्सेप्ट। ठीक है, अब आगे जो यहाँ पे बताया गया था वो है प्लेनेट के बारे में, ग्रह के बारे में। हमने इससे पहले तारा के बारे में समझा कि वैसा पिंड जिसके पास अपनी उष्मा प्रकाश होता है उसे तारा कहते हैं। सूर्य भी एक तारा होता है। अब ग्रह क्या है, तो देखिए ग्रह के बारे में समझते हैं। कुछ खगोलीय पिंडों में अपना प्रकाश एवं उष्मा नहीं होती। वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होने के साथ साथ सूर्य या किसी अन्य तारों के चारों ओर परिक्रमा करते हैं। ऐसे खगोलीय पिंड ग्रह कहलाते हैं। ग्रह क्या है, ग्रह ऐसा पिंड है जो किसी दूसरे पिंड के चारों ओर परिक्रमा करता है। ठीक है, और इसके पास अपना प्रकाश, अपना उष्मा नहीं होता। जैसे कि पृथ्वी मान लीजिए, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर परिक्रमा कर रहा है, तो ये आपका क्या है, ग्रह है। ठीक है, इसी तरह से आपका शुक्र हो गया, बुध हो गया, आगे हम लोग उसके बारे में पढ़ेंगे। फिलहाल यहाँ और एक जानकारी है जिसके बारे में आपको समझना चाहिए कि ग्रह को अंग्रेजी भाषा में प्लेनेट कहते हैं, यानी कि प्लेनेट कहा जाता है। और ये जो प्लेनेट शब्द है वो आपका ग्रीक भाषा के प्लेनेटाई शब्द से बना है, जिसका अर्थ है परिभ्रमक अर्थात चारों ओर घूमने वाला है। ठीक है, तो ये आपका काम की जानकारी है, याद रखिएगा। सबसे पहले तो ये चीज़ कि ग्रह किसे कहते हैं इसका डिफिनेशन समझ में आपको आना चाहिए। ग्रह जो शब्द है उसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है, तो अंग्रेजी भाषा से लिया गया है प्लेनेट। ठीक है, और इस प्लेनेट शब्द का अर्थ है प्लेनेटाई, और इसका अर्थ है परिभ्रमक अर्थात चारों ओर घूमने वाला। तो ये सब काम की जानकारी है। बाकी ग्रह किसको कहेंगे हो गया। पोल स्टार, ध्रुव तारा की मदद से हम लोग कैसे डायरेक्शन को पता लगाते हैं वो भी मैंने आपको बता दिया। पोल स्टार का ही दूसरा नाम आपको उत्तरी तारा है, और ये हमेशा उत्तर दिशा में होता है, स्थिर होता है, एक ही जगह पे आपका जो है वो स्थान पे रहता है, हमेशा स्थिर होता है। ठीक है, गति नहीं करता। क्लियर हो गया। अब देखिए सौरमंडल के बारे में समझते हैं कि आखिर सौरमंडल क्या है, किसे कहते हैं। तो देखिए सूर्य जो है 8 ग्रह, उपग्रह तथा अन्य खगोलीय पिंड जैसे कि एस्ट्रॉयड हो गया, आपका क्षुद्र ग्रह हो गया, उल्का पिंड यानी कि मेट्योराइट हो गया, ये सब मिलकर सौरमंडल का निर्माण करते हैं, जिसे सौर परिवार भी कहा जाता है। इस सौर परिवार का मुखिया सूर्य होता है। ठीक है, इतना चीज़ क्लियर हो गया। यहाँ पे कुछ समझने वाला चीज़ नहीं है कि ये सब मिलकर सौरमंडल का निर्माण करते हैं। सौरमंडल के अंतर्गत क्या क्या आएगा, सूर्य आ गया, 8 ग्रह आ गया, उपग्रह आ गया, इसके अलावा आपका अन्य खगोलीय पिंड आ गया, जिसमें आपका एस्ट्रॉयड हो गया, उल्का पिंड हो गया, है ना। ये सब आपका जो है यहाँ पे देखने को मिलेगा। ये सब मिलकर सौरमंडल का निर्माण करते हैं, और इसे ही हम लोग सौर परिवार के नाम से जानते हैं। इस सौर परिवार का जो मुखिया है वो सूर्य है, सन को कहा जाता है। इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, सौरमंडल का केंद्र बिंदु सूर्य है, जिसमें संपूर्ण सौरमंडल का 99.99% द्रव्यमान निहित है। सोचिए कि सूर्य का हिस्सा कितना है, पूरा लगभग जो है वो आपका 99.99 मास जो है वो आपका केवल सूर्य का है। ठीक है, अब 1 बाय 1 यहाँ पे जो है वो सभी चीज़ के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले मुखिया के बारे में पढ़ लेते हैं, सौरमंडल का जो मुखिया है सूर्य, उसके बारे में पढ़ लेते हैं। उसके बाद जो 8 ग्रह है उसके बारे में जानेंगे। अब पूरा जो चैप्टर है ना आपका इसी के अकॉर्डिंग चलेगा। सबसे पहले सूर्य के बारे में पढ़ेंगे, फिर 8 ग्रह के बारे में पढ़ेंगे, फिर उपग्रह के बारे में पढ़ेंगे, सैटेलाइट के बारे में पढ़ेंगे। फिर यहाँ पे सैटेलाइट को 2 भागों में बांटा जाता है, एक प्राकृतिक सैटेलाइट है, प्राकृतिक उपग्रह है, फिर आपका जो है यहाँ पे कृत्रिम उपग्रह है। ठीक है, आर्टिफिशियल सैटेलाइट है, एक आपका जो है यहाँ पे नेचुरल सैटेलाइट है। 2 सैटेलाइट के बारे में पढ़ेंगे। फिर अन्य खगोलीय पिंड जैसे कि क्षुद्र ग्रह हो गया, उल्का पिंड हो गया, ये सब के बारे में जो है वो जानकारी प्राप्त करेंगे 1 बाय 1। और अब यहाँ से जो है वो आपको सभी चीज़ें और भी आसान लगेगी। ठीक है, देखिए सबसे पहले सूर्य सौरमंडल का सबसे बड़ा सदस्य है। यह सौरमंडल के केंद्र में स्थित है। सूर्य का व्यास पृथ्वी से लगभग 109 गुना ज़्यादा है। पृथ्वी की तुलना में 109 गुना ज़्यादा है इसका डायमीटर। ठीक है, याद रखिएगा, ये सब आपका तथ्यात्मक पॉइंट है, यानी कि फैक्चुअल पॉइंट है, आपको याद रखना ही होगा। सूर्य का खिंचाव बल सौरमंडल को बांधे रखता है। सूर्य सौरमंडल के लिए प्रकाश एवं उष्मा का एकमात्र साधन है। सौरमंडल में जो भी प्रकाश आते हैं, उष्मा आते हैं, वो सूर्य की मदद से ही आते हैं, सूर्य के माध्यम से ही आता है। परंतु पृथ्वी पर हम इसकी अत्यधिक तेज उष्मा को महसूस नहीं करते, क्योंकि सूर्य पृथ्वी के सबसे नज़दीक का तारा होने के बावजूद हमसे काफ़ी दूर है।
सूर्य पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है, याद रखने वाली चीज़ है। सूर्य पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है, ठीक है। बाकी यहाँ पे जो भी पॉइंट मैंने आपको बताया आपको याद रखना है कि कितना गुना ज़्यादा डायमीटर है पृथ्वी की तुलना में, 109 गुना, ठीक है। 15 करोड़ किलोमीटर दूर है, ओके। जानने योग्य बातें, तो सूर्य से निकली ऊर्जा का छोटा सा भाग 2 अरबवां हिस्सा ही पृथ्वी पर पहुंचता है। सूर्य से प्राप्त ऊर्जा का 48% ही वायुमंडल को गर्म करने के काम में आता है, शेष ऊर्जा अंतरिक्ष में परावर्तित हो जाती है। यानी कि कहने का मतलब है कि सूर्य से जितना प्रकाश निकलता है उनमें से केवल 48% ऊर्जा ही हमारे वायुमंडल को गर्म करने के काम में आता है, यानी कि हमारे वायुमंडल तक पहुंचता है। बाकी जितना भी ऊर्जा है आपका, ठीक है, बाकी जितना भी आपका ऊर्जा है वो सारा क्या हो जाता है, वो सारा अंतरिक्ष में परावर्तित हो जाता है। यानी कि अगर कहें 100% में आपका जो है 48% जो ऊर्जा है वो आपका वायुमंडल तक आता है, बाकी जो आपका 52 है वो आपका क्या हो जाता है, अंतरिक्ष पे परावर्तित हो जाता है, रिफ्लेक्ट हो जाता है, ओके, याद रखिएगा। अब देखिए, सूर्य की ऊर्जा का कारण जो है वो नाभिकीय संलयन है, याद रखिएगा। ये आपका साइंस का एक टर्म है, ज़्यादा डिटेल में आपको नहीं जाना है, बस याद रखिएगा कि सूर्य में जो ऊर्जा होता है वो आपका नाभिकीय संलयन के कारण होता है। एक तरह से ये रिएक्शन है जिसमें हाइड्रोजन हीलियम में परिवर्तित होती है, ठीक है। आपको ऐसे भी पता होगा कि सूर्य जो है वो एक गैस का गोला है जिसमें आपका हाइड्रोजन वगैरह देखने को मिलता है, हीलियम वगैरह देखने को मिलता है, ठीक है। तो बस ये पॉइंट एक्स्ट्रा पॉइंट के तौर पे याद रखिएगा, ज़्यादा डिटेल में आपको नहीं जाना है क्योंकि ये नाभिकीय जो संलयन है वो साइंस का एक टॉपिक है, ओके। ये आपका हो गया। ध्रुव तारा के बारे में मैंने आपको समझा दिया कि कैसे आप जो सप्तऋषि के माध्यम से ध्रुव तारा की दिशा को पता लगा सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे कुछ और भी जानकारी है जो कि आपका जेसीईआरटी किताब में नहीं दे रखा है ये चीज़, लेकिन आपका एनसीईआरटी में दे रखा है, इसी कारण से हम आपको बता देते हैं। ये आपका जेसीईआरटी में नहीं है, एनसीईआरटी में है, ठीक है। तो ब्रह्मांड के बारे में आपको कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए। हमारे चारों ओर उपस्थित सूक्ष्मतम अणुओं से लेकर विशाल आकाशगंगा और अनंत अंतरिक्ष और उसमें उपस्थित आकाशीय पिंडों को मिलाकर बनी अनंत संरचना ब्रह्मांड कहलाती है। ब्रह्मांड जिसके अंतर्गत आपका सब कुछ आ जाता है, आकाशगंगा भी आ जाता है, सभी सौरमंडल भी आ जाते हैं, यानी कि संपूर्ण पृथ्वी। ब्रह्मांड के आकार, उसकी सीमाएं अभी तक ज्ञात नहीं है। नवीनतम खोजों से पता लगा है कि ब्रह्मांड का आकार बढ़ रहा है, ब्रह्मांड का जो आकार है वो बढ़ रहा है, ठीक है। यहाँ पे ब्रह्मांड होगा, इसको यहाँ पे ब्रह्मांड होगा का आकार जो है वो बढ़ रहा है। ब्रह्मांड की उत्पत्ति और इसके विस्तार को लेकर सर्वमान्य सिद्धांत, महाविस्फोटक सिद्धांत, बिग बैंग थ्योरी के बारे में आपने नाम सुना होगा। हम लोग यहाँ पे नहीं जानेंगे कि बिग बैंग थ्योरी क्या होता है ना, क्योंकि ये बहुत ही डिटेल वाला टॉपिक है। बस नाम याद रखिएगा कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति जो है एक के बारे में एक थ्योरी दी जाती है, बिग बैंग थ्योरी, ठीक है। बिग बैंग थ्योरी जिसको हम लोग महाविस्फोटक सिद्धांत के नाम से जानते हैं, जहाँ पे बताया जाता है कि पृथ्वी का जो उत्पत्ति है वो एक छोटे से पार्टिकल से हुआ है, इसके विस्फोट से हुआ है, एक्सप्लोजन से हुआ है, ठीक है, जिससे विस्तारित ब्रह्मांड परिकल्पना भी कहते हैं, यानी कि एक्सपेंडिंग यूनिवर्स थ्योरी भी कहते हैं, ठीक है। और कहा जाता है कि इसमें इतनी ऊर्जा थी, इतनी एनर्जी थी कि वो आज भी फैल रहा है, ठीक है। ब्रह्मांड के विस्तार होने की बात की पुष्टि सबसे पहले 1920 ईस्वी में एडविन हब्बल ने की और बताया कि सभी आकाशगंगाएं एक दूसरे से दूर जा रही है। महाविस्फोटक सिद्धांत यानी कि बिग बैंग थ्योरी का प्रतिपादन 1894-96 के दौरान में बेल्जियम के पादरी जॉर्ज लेमेंटेयर, ठीक है, लेमेंटेयर ने की, जिसे 1967 में रॉबर्ट वेगनर ने दोबारा से शोध करके अधिक प्रमाणित किया। तो ये सब कुछ फैक्चुअल चीज़ें हैं, याद रखनी है, ठीक है। हालांकि जेटेड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपके सीटेड एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है, क्योंकि जेसीईआरटी की किताब में नहीं दे रखा है, लेकिन एनसीईआरटी की किताब में इसके बारे में जिक्र है, याद रखिएगा। ज़्यादातर पूछा जाता है कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति के लिए कौन सा सिद्धांत जो है यहाँ पे लोकप्रिय है, तो ये बिग बैंग थ्योरी, ठीक है। इसके अलावा भी और भी सिद्धांत यहाँ पे दिए जाते हैं जो कि आपके सिलेबस में नहीं पढ़ना है। बिग बैंग की घटना आज से 15 अरब वर्ष पूर्व घटित हुई थी, जो नवीनतम खोजों के अनुसार 13.7 अरब वर्ष है, ठीक है। तो ये सब कुछ फैक्चुअल जानकारी है, इसको आपको याद रखना होगा। सौरमंडल, तो सौरमंडल आपको पता होगा कि सूर्य आपके केंद्र में आते हैं और सूर्य के चारों ओर सभी ग्रह जो है यहाँ पे परिक्रमा करता है, जैसे कि आपका मरकरी हो गया, वेनस हो गया, अर्थ हो गया, है ना।
अर्थ हो गया, मार्स है, जुपिटर है, फिर सैटर्न है, फिर यूरेनस है, फिर नेपच्यून है। इस तरह से टोटल 8 ग्रह हैं, आपके 8 प्लेनेट हैं। इन 8 प्लेनेट के बारे में 1 बाय 1 पढ़ेंगे। सूर्य के सबसे निकट आपका मरकरी है यानी कि बुध है, फिर आपका वेनस है यानी कि शुक्र है, फिर आपका पृथ्वी है, तीसरा नंबर पर आपका पृथ्वी आता है जो कि जहाँ पर हम लोग रहते हैं। फिर आपका मार्स है यानी कि मंगल ग्रह है। मंगल और जुपिटर के बीच में आपका बहुत सारा एस्ट्रॉयड देखने को मिलता है, क्षुद्र ग्रह देखने को मिलता है, ठीक है। जुपिटर के बाद आपका सैटर्न है, फिर यूरेनस है, फिर आपका नेपच्यून है, तो याद रखिएगा। अब देखिए यहाँ पे हम लोग पढ़ते हैं, सूर्य ऊर्जा का विशाल भंडार है। इसके संगठन में मुख्य रूप से हाइड्रोजन और हीलियम तत्वों की प्रधानता है। मैंने आपको बताया कि सूर्य गैसों का एक गोला है और इसमें मुख्यतः आपका हाइड्रोजन और हीलियम एलिमेंट देखने को मिलता है। अब प्लेनेट के बारे में पढ़ते हैं। प्लेनेट के बारे में मैंने आपको जानकारी दिया कि एक ऐसा पिंड जिसके पास अपना ऊष्मा प्रकाश नहीं होता है, जो दूसरे के ऊष्मा प्रकाश के कारण दिखाई देता है, उसे प्लेनेट कहेंगे। और ये जो है वो किसी पिंड के चारों ओर चक्कर लगाता है, ठीक है, परिक्रमा करता है। तो हमारे सौरमंडल में 8 प्लेनेट है, 8 ग्रह हैं। ये सूर्य से दूरी के अनुसार क्रमशः बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून है। आकार के अनुसार अगर कहा जाए तो ग्रहों का सबसे बड़े से छोटा क्रम इस प्रकार है कि सबसे बड़ा आपका बृहस्पति है, शनि है, यूरेनस है, नेपच्यून है, पृथ्वी है, शुक्र है, मंगल है, बुध है। तो यहाँ पे आपको याद रखना है, पहला चीज़ तो आपको दूरी के अकॉर्डिंग भी याद रखना है, डिस्टेंस के अकॉर्डिंग भी आपको याद रखना है और आकार के अकॉर्डिंग भी याद रखना है। इसके लिए मैंने आपको 2 ट्रिक यहाँ पे दिया है। हालांकि इसके रिगार्डिंग आपका नीचे भी एक ट्रिक दे रखा है और आपने भी पढ़ा होगा कि सूर्य से दूरी के अनुसार जो बहुत सारा ट्रिक दिया जाता है, किताब में भी एक ट्रिक दे रखा है, इसको देख लीजिए यहाँ पे। माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व अस नट्स, ठीक है, ये ट्रिक है, किताब में ही दे रखा है, आप ऐसा भी याद रख सकते हैं। माई में एम को देखिएगा तो मरकरी हो गया, वेरी में भी को देखिएगा तो वेनस हो गया, फिर एफिशिएंट में ई को देखिएगा तो अर्थ हो गया, मदर में एम को देखिएगा तो मार्स हो गया, फिर जस्ट में जुपिटर हो गया, जैसे सर्व में सैटर्न हो गया, अस में आपका यू से यूरेनस हो गया और एन से आपका नेपच्यून हो गया। तो इस तरह से आप 8 प्लेनेट को याद रख सकते हैं। हालांकि हम आपको इससे अच्छा और शॉर्ट ट्रिक्स देते हैं। ये देखिए ट्रिक 1, आपको क्या याद रखना है, आपको अपने कॉपी में 10 बार इस चीज़ को लिखना है, एम भी इम्ज सन, एम भी इम्ज सन, ठीक है, एम भी इम्ज सन। इसको याद रखिएगा, आपका याद हो जाएगा। 10 से 20 बार आप कॉपी में लिखिएगा, ठीक है, तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा। एम भी इम्ज सन, एम से आपका मरकरी, वेनस, ई से अर्थ, एम से मार्स, जैसे जुपिटर, एस से सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून, ठीक है। ये तो आपका सूर्य से दूरी के अनुसार हो गया। दूसरा ट्रिक हम आपको देते हैं आकार के अनुसार, ठीक है, आकार के अनुसार। तो देखिए आकार के अनुसार याद रखना है, जेसन ईवीएम, ईवीएम मशीन के बारे में भी आपने सुना होगा, ईवीएम मशीन वोट के लिए, ठीक है। तो जेसन ईवीएम एम, अगर 10-12 बार लिखते हैं तो आपको ये भी याद आ जाएगा, जेसन ईवीएम एम। जैसे जुपिटर सबसे बड़ा है, उसके बाद सैटर्न है, उसके बाद यूरेनस है, उसके बाद नेपच्यून है, उसके बाद आपका अर्थ है, फिर वेनस है, फिर आपका जो है यहाँ पे सबसे छोटा तो आपको पता है मरकरी है, और एम से यहाँ पे मार्स आ जाएगा, यानी कि मंगल आ जाएगा, ठीक है, मार्स और यहाँ पे मरकरी। जैसा कि यहाँ पे आपका सन आया था, वही चीज़ सेम आपका यहाँ पे आ गया। तो आप ऐसे भी इसको याद रख सकते हैं। बाकी अगर आपके पास दूसरा ट्रिक है तो आप उसके मदद से भी याद रख सकते हैं, लेकिन याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है, सवाल पूछा गया है, ठीक है। जेटेट के एग्जाम में, सीटेट के एग्जाम में यहाँ से सवाल जो है पूछा गया है, डायरेक्ट आपका जो है क्रम पूछ लिया गया है। तो याद रखिएगा, दोनों का क्रम आपको पता होना चाहिए। ग्रह को आकार एवं दूरी के अनुसार आंतरिक ग्रह एवं बाह्य ग्रह में बांटा गया है, ठीक है। अब प्लेनेट को यहाँ पे 2 भाग में बांटा जाता है, एक इंटरनल प्लेनेट हो गया और एक्सटर्नल प्लेनेट हो गया, ठीक है, आंतरिक ग्रह और बाह्य ग्रह। अब देखिए अगर आप यहाँ पे इस ट्रिक में, पहला वाला जो ट्रिक मैंने आपको बताया, इसमें जो पहला 4 ग्रह है एम भी इम्जसन में, मरकरी, वेनस, अर्थ और मार्स, ये 4 जो ग्रह हैं, पहला जो 4 ग्रह हैं, उसको यहाँ पे आंतरिक ग्रह कहा जाता है। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल आंतरिक ग्रह है। ये सूर्य से नज़दीक हैं, आकार में छोटे हैं तथा चट्टानों से बने होने के कारण भारी है, यानी कि इसका वजन है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। आंतरिक ग्रह के बारे में बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम में कि आंतरिक ग्रह किससे बने होते हैं, चट्टानों से बने होते हैं, याद रखना है। आकार में छोटे होते हैं, सूर्य से नज़दीक हैं, ओके। उसी तरह से अगर आपको यहाँ पे पूछा जाए बाह्य ग्रह के बारे में, तो बृहस्पति हो गया, शनि हो गया, यूरेनस और नेपच्यून, यानी कि लास्ट का जो 4 बच गया, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, उसको यहाँ पे बाह्य ग्रह कहा जाता है। ये सूर्य से दूर स्थित हैं, आकार में बड़े तथा गैस से बने होने के कारण हल्के हैं, ठीक है। तो आंतरिक ग्रह
और बाह्य ग्रह के बारे में आपको पता होना चाहिए कि आंतरिक ग्रह आपका चट्टान से बना होता है, बाह्य ग्रह आपका जो है गैस से बना होता है, बाह्य ग्रह आपका हल्का है, आंतरिक ग्रह आपका भारी है। ठीक है, और वो सूर्य से नज़दीक है, ये सूर्य से दूर है। बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार सवाल पूछा गया है। सौरमंडल के सभी 8 ग्रह एक निश्चित पथ पर सूर्य का चक्कर लगाते हैं। ये रास्ते दीर्घवृत्ताकार हैं, इलिप्टिकल हैं। ठीक है, याद रखिएगा, रास्ता भी पूछा जाता है कि ग्रह जिस रास्ते, ठीक है, चक्कर लगाते हैं सूर्य के, उस रास्ते का नाम पूछा जाएगा तो दीर्घवृत्ताकार। यह ग्रहों की कक्षा कहलाते हैं, इसको हम लोग ऑर्बिट कहते हैं, यानी कि प्लेनेट का ऑर्बिट के नाम से इसे जाना जाता है। तो ये वाला जो पेज है वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारा सवाल इससे बनता है, इसको अच्छे से आप लोग याद रखिएगा, बहुत काम की चीज़ है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, वन बाय वन यहाँ पे सभी प्लेनेट के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले बुध से स्टार्ट करेंगे, मरकरी से स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले आपका बुध है। बुध सूर्य के सबसे नज़दीक का ग्रह है। यह आकार में सबसे छोटा ग्रह है। अपनी कक्षा में सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में से केवल 88 दिन लगते हैं। इसका कोई उपग्रह नहीं है। अब देखिए, बहुत लोगों को लगता है कि ये सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह है, इसी कारण से इसे सबसे ज़्यादा गर्म ग्रह के नाम से जाना जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। बुध को जो है सबसे गर्म ग्रह नहीं कहा जाता है। सबसे गर्म ग्रह जो है वो शुक्र को कहा जाता है। बुध के बारे में आपको याद रखना है कि सूर्य के सबसे नज़दीक का ग्रह है, और सूर्य से जो है आपका यहाँ पे सूर्य दूरी के अनुसार देखा जाए तो पहला ग्रह है। सूर्य के बाद जो है वो ये पहला ग्रह आता है। यह आकार में सबसे छोटा ग्रह है। अपनी कक्षा में सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में 88 दिन का समय लेता है। इसका कोई भी उपग्रह नहीं है। शुक्र के बारे में आप पढ़िए। तो देखिए, शुक्र के बारे में क्या है कि इसका सबसे पहले तो कोई उपग्रह नहीं है, कोई भी सैटेलाइट नहीं है। आगे हम लोग जानेंगे उपग्रह क्या है। उपग्रह ऐसा पिंड होता है जो ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। ठीक है, फिलहाल आप इतना समझिए। अब देखिए, सूर्य से दूरी के अनुसार यह दूसरा ग्रह है। यह आकार की दृष्टि से छठवां सबसे बड़ा ग्रह है। मैंने दोनों ट्रिक आपको बताया, एम भी इम्जसन। ठीक है, अब इसमें देखिए वेनस का नंबर क्या है, दूसरा, तो दूसरा नंबर पे आ रहा है। यह आकार की दृष्टि से छठवां सबसे बड़ा ग्रह है, और आकार की दृष्टि से देखेंगे तो यह छठा नंबर पे आ रहा था। जेसन, हमने आपको और एक ट्रिक बताया, जेसन ईवीएम एम। तो देखिए, वेनस किस में आ रहा है, ये देखिए, वेनस यहाँ पे आ रहा था, यानी कि छठा नंबर पे। इधर से जाएंगे तो छठा नंबर पे आ रहा है। यह सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है। देखिए, सबसे गर्म ग्रह जो है वो वेनस को बताया गया है। शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है, क्योंकि यह आकार एवं आकृति में लगभग पृथ्वी के समान है। पूछा जाएगा कि पृथ्वी का जुड़वा ग्रह किसे कहा जाता है, वेनस को। यह ग्रह सूर्योदय के पहले एवं सूर्यास्त के पश्चात देखा जा सकता है, इसीलिए इसे सुबह का तारा यानी कि मॉर्निंग स्टार एवं शाम का तारा इवनिंग स्टार भी कहा जाता है। और शुक्र को ही सबसे चमकीला ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। ब्राइटेस्ट प्लेनेट के नाम से यहाँ पे जाना जाएगा शुक्र को। याद रखिएगा, बहुत काम की जानकारी है। ठीक है, और क्या चीज़ है यहाँ पे, देखिए जानने योग्य बातें में, हमारे सौरमंडल का सबसे अधिक ऊंचा पर्वत ओलंपस मोन्स मंगल ग्रह पर अवस्थित है। यह भी आपको पता होना चाहिए। मंगल ग्रह पे आपका एक पर्वत है ओलंपस मोन्स, यह सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत है। हालांकि मंगल ग्रह के बारे में आगे अब देखिए, मंगल ग्रह के बारे में क्या क्या चीज़ें याद रखनी है। तो मंगल ग्रह को लाल ग्रह भी कहते हैं। लाल ग्रह यानी कि रेड प्लेनेट के नाम से जानते हैं। यह ग्रह पृथ्वी का लगभग आधा है। मंगल सूर्य से दूरी के अनुसार चौथा ग्रह है। पृथ्वी की तरह मंगल भी एक स्थलीय धरातल वाला ग्रह है। अपनी भौगोलिक विशेषताओं के अलावा मंगल ग्रह का घूर्णन काल और मौसमी चक्र पृथ्वी के समान है। इसके 2 उपग्रह होते हैं, फोबोस और डेमोस। ठीक है, डिमोस जिसको कहते हैं, फोबोस और डिमोस। बहुत बार पूछा जाता है कि फोबोस किसका उपग्रह है, किसका सैटेलाइट है, तो मंगल का। मंगल का 2 उपग्रह है, फोबोस और डिमोस। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत काम की जानकारी है। इसके अलावा और मंगल ग्रह के बारे में क्या पता होना चाहिए, तो मंगल एक शुष्क और ठंडा ग्रह है, जहां अक्सर पूरे ग्रह को ढकने वाली तीव्र और ठंडी धूल भरी आंधियां यानी कि ग्लोबल डस्ट स्टॉर्म चलते रहती है। ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ है, याद रखिएगा। ठीक है, ठंडी और धूल भरी आंधियां यहाँ पे चलती रहती है। ठीक है, अब देखिए बृहस्पति के बारे में जानते हैं, जुपिटर के बारे में। तो जुपिटर यह सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। सूर्य से दूरी के अनुसार यह 5वां ग्रह है। सारे ग्रहों की अपेक्षा बृहस्पति के सबसे अधिक उपग्रह है, यानी कि सबसे अधिक जो है सैटेलाइट है। इनकी संख्या 67 है। अब यहाँ पे जो है ना, एक चीज़ याद रखिएगा, अगर आप एनसीईआरटी का किताब देखते हैं या जीसीईआरटी का किताब देखते हैं, तो इसमें जो है सबसे ज़्यादा उपग्रह बृहस्पति का दे रखा है। ठीक है, तो अगर आपके एग्जाम में सवाल आता है तो आपको जो है एनसीईआरटी और जीसीईआरटी किताब के अकॉर्डिंग ही चलना है। सबसे ज़्यादा जो उपग्रह है वो जुपिटर को ही दिखाना है।
लेकिन अगर आप वर्तमान परिस्थिति को देखेंगे तो वर्तमान में जो है सबसे ज़्यादा उपग्रह शनि का हो चुका है। अभी जो है वर्तमान में अगर आप देखेंगे तो शनि का टोटल 146 उपग्रह हो गया है और बृहस्पति का 95 की पुष्टि की गई है। ठीक है, तो इस तरह से देखा जाए तो वर्तमान परिदृश्य के हिसाब से सबसे ज़्यादा उपग्रह जो है वो शनि का है। लेकिन अगर किताबों के अकॉर्डिंग देखिएगा, किताब को अपडेट नहीं किया गया है, तो उसमें आपको बृहस्पति देखने को मिलेगा। ओके, उम्मीद करते हैं ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। ये मतलब कि सारे ग्रहों की अपेक्षा बृहस्पति के सबसे अधिक उपग्रह हैं, इनकी संख्या 67 है। शनि के बारे में, सैटर्न के बारे में, तो वर्तमान में इसके 146 उपग्रह खोजे जा चुके हैं। यह सौरमंडल का सबसे सुंदर ग्रह है। इसके चारों ओर चमकीला छल्ला है। सूर्य से दूरी के अनुसार यह छठा ग्रह है। यह सौरमंडल में बृहस्पति के बाद सबसे बड़ा ग्रह है। शनि के 62 उपग्रह है, जिसमें टाइटन सबसे बड़ा ग्रह है। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। टाइटन किसका उपग्रह है? तो शनि का। शनि ग्रह की रचना 75% हाइड्रोजन और 25% हीलियम से हुई है। जल, मीथेन, अमोनिया बर्फ के रूप में यहाँ बहुत कम मात्रा में पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये सब फैक्चुअल चीज़ें हैं, आपको पता होनी चाहिए शनि ग्रह के बारे में। अच्छा, छल्ला से रिलेटेड एक चीज़ समझिएगा, यहाँ पे रिंग से रिलेटेड सवाल कई बार पूछा जाता है कि इनमें से किस किस ग्रह के पास रिंग है। तो देखिए, शनि ग्रह के पास भी रिंग पाया जाता है, बृहस्पति के पास भी रिंग पाया जाता है और यूरेनस के पास भी रिंग है, यानी कि यूरेनस के पास भी जो है वो रिंग पाया जाता है। तो सीटेट एग्जाम में सवाल भी पूछा जा सकता है कि बताइए इनमें से किस किस ग्रह के पास रिंग होते हैं, यानी कि छल्ला दिखाई देते हैं चारों ओर। तो बृहस्पति भी सही है, शनि भी सही है, यूरेनस भी सही है। ठीक है, चलिए, लेकिन अगर आपके एग्जाम में सवाल पूछ लिया जाए और इन तीनों में एक को चुनने के लिए कहा जाए तो आप हमेशा वहाँ पे शनि को प्रायोरिटी दीजिएगा। ठीक है, क्योंकि शनि का जो छल्ला है वो ज़्यादा चमकीला है। ठीक है, अब यूरेनस के बारे में जानते हैं, यानी कि अरुण के बारे में जानते हैं। इसको हिंदी में अरुण के नाम से भी जानते हैं। यूरेनस के भी चारों ओर छल्ला है, देखिए लिखा हुआ है। सूर्य से दूरी के अनुसार 7वां ग्रह है। आकार की दृष्टि से यह तीसरा बड़ा ग्रह है। विलियम हर्शल ने यूरेनस की खोज की, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। विलियम हर्शल ने यूरेनस की खोज की, तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। अब नेपच्यून के बारे में देखिए, नेपच्यून के बारे में क्या पता होना चाहिए? यह आकार और बनावट में यूरेनस के समान है। आकार की दृष्टि से यह चौथा बड़ा ग्रह है। ठीक है, ये चीज़ आपका हो गया। अब आपने 8 ग्रह के बारे में तो पढ़ लिया। अब क्या है, प्लूटो के बारे में भी आपने नाम सुना होगा कि पहले जो है आपका 2006 से पहले 9 ग्रह हुआ करता था, लेकिन 2006 के बाद क्या हो गया कि जो प्लूटो था उसको हटा दिया गया। तो उसके बारे में कुछ फैक्ट हैं, जानने योग्य बातें हैं, जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। अगस्त 2006 से पहले तक प्लूटो भी एक ग्रह माना जाता था, परंतु अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन, ठीक है, ने अपनी बैठक अगस्त 2006 में यह निर्णय लिया कि कुछ समय पहले खोजे गए अन्य खगोलीय पिंड सिरस तथा प्लूटो बोने ग्रह कहे जा सकते हैं। यानी कि 2006 में एक यहाँ पे कहा जाए तो एक निर्णय लिया गया और जिसमें प्लूटो को जो है यहाँ पे ग्रह से हटा के बोना ग्रह में दे दिया गया, यानी कि ड्वार्फ प्लैनेट के अंतर्गत रखा गया। ठीक है, ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। अब देखिए पृथ्वी के बारे में पढ़िए। पृथ्वी भी एक तरह से प्लैनेट है ना। तो आकार की दृष्टि से 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी तीसरा ग्रह है। तो देखिए यहाँ पे हर प्लैनेट में एक पॉइंट आपको देखने को मिल रहा है कि सूर्य के तुलना में कितना पोजीशन पे वो ग्रह आता है और आकार की दृष्टि से। तो वो जो 2 ट्रिक मैंने आपको बताया है, एमवी इम्जसन और एक मैंने आपको क्या बताया था, जेसन। ठीक है, जेसन EVM, तो ये भी याद होना चाहिए। ये दोनों ट्रिक अगर आपका याद होगा तो आप इसमें कंफ्यूज नहीं होइएगा कि कौन सा कितने नंबर पे आता है और कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। ठीक है, पृथ्वी आंतरिक ग्रहों में सबसे बड़ा है। हम लोग पृथ्वी पर रहते हैं। यह अपना संपूर्ण प्रकाश एवं ऊष्मा सूर्य से प्राप्त करती है, जो पृथ्वी के सबसे नज़दीक का तारा है। यह ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी है। यही कारण है कि इसके आकार को भू आब यानी कि जियोइड कहा जाता है। भू आब का अर्थ है पृथ्वी के समान आकार। स्टार्टिंग में मैंने आपको ब्रांच के बारे में जब बताया था वहाँ पे भी ये नाम आया था, जियोइड। ठीक है, पृथ्वी के आकार, समान आकार। तो ये चीज़ आपका हो गया। अब देखिए आगे, जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ संभवतः केवल पृथ्वी पर ही पाई जाती है। पृथ्वी ना तो अधिक गर्म है और ना ही अधिक ठंडी। यहाँ की वायु में ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, आदि गैस पाए जाते हैं। यह गैस पृथ्वी पर जीवन के लिए आवश्यक है। इसके साथ साथ पानी भी उपस्थित है, जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। इन्हीं कारणों से पृथ्वी सौरमंडल का सबसे अद्भुत ग्रह माना जाता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जीवन आवश्यक है, जीवन यहाँ पे है।
अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी नीले रंग का दिखाई देता है क्योंकि इसकी 2/3 सतह पानी से ढकी हुई है, इसीलिए इसे नीला ग्रह भी कहा जाता है, यानी कि ब्लू प्लेनेट कहा जाता है। अब बताइए, यहाँ देखिए ये सब में कुछ समझने वाला चीज़ नहीं है, अधिकांश चीज़ फैक्चुअल है और जहाँ भी समझने वाला चीज़ है वहाँ पे हम आपको खुद समझाते हुए चल रहे हैं, ठीक है। तो ये सब पृथ्वी के बारे में कुछ जानकारी थी जो कि आपको पता होना चाहिए कि पृथ्वी को नीला ग्रह के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। पृथ्वी का अगर 0वां ग्रह पूछा जाए तो शुक्र होता है, जो कि मैंने आपको बताया। अब चंद्रमा के बारे में जानिए। चंद्रमा के बारे में जानने से पहले ये जानिए कि उपग्रह क्या होता है, उपग्रह क्या होता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग चंद्रमा के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले उपग्रह के बारे में ही जान लेते हैं, उसके बाद चंद्रमा के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। आपकी किताब में दे रखा था उपग्रह के बारे में, तो उपग्रह के बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं, उसके बाद चंद्रमा के बारे में जो पढ़ेंगे। ये देखिए उपग्रह। उपग्रह एक खगोलीय पिंड है जो ग्रहों के चारों ओर उसी प्रकार चक्कर लगाता है जिस प्रकार ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, ठीक है। यानी कि ग्रह के चारों ओर उसी प्रकार चक्कर लगाता है जिस प्रकार ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, यानी कि एक ऐसा खगोलीय पिंड जो ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाता है उसे उपग्रह कहते हैं। बुध एवं शुक्र ग्रहों के एक भी उपग्रह नहीं है, मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है, ठीक है। बृहस्पति ग्रह के सर्वाधिक उपग्रह हैं आपकी किताब के अकॉर्डिंग, लेकिन वर्तमान में शनि के पास हो गया। सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमेड है जो कि बृहस्पति का ही एक उपग्रह है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट ये चीज़ है। ये था सैटेलाइट के बारे में। अब यहाँ से समझिए सैटेलाइट। सैटेलाइट को 2 भागों में बांटा जाता है, एक आपका प्राकृतिक सैटेलाइट होता है, प्राकृतिक उपग्रह होता है, एक आपका आर्टिफिशियल होता है यानी कि मानव निर्मित होता है, ठीक है, मानव निर्मित होता है। तो जो चंद्रमा था वो आपका प्राकृतिक सैटेलाइट है, प्राकृतिक उपग्रह है, ठीक है, इतना समझ में आ गया। और किसका उपग्रह है? तो पृथ्वी का है। तो अब हम लोग यहाँ पे चंद्रमा के बारे में समझेंगे, ठीक है। एक प्राकृतिक उपग्रह के बारे में आपको पढ़ना है, चंद्रमा के बारे में, फिर हम लोग यहाँ पे मानव निर्मित उपग्रह के बारे में लास्ट में पढ़ लेंगे, ठीक है। तो ये आपका सीक्वेंस था। तो उसको अब हम लोग यहाँ पे वापस चंद्रमा के पास चलते हैं, चंद्रमा के बारे में पढ़ते हैं। ये देखिए चंद्रमा के बारे में। हमारा पृथ्वी का केवल एक उपग्रह है चंद्रमा। इसका व्यास पृथ्वी के व्यास का केवल 1/4 है। यह इतना बड़ा इसलिए प्रतीत होता है क्योंकि यह हमारे ग्रह से अन्य खगोलीय पिंडों की अपेक्षा नज़दीक है, यानी कि पृथ्वी के तुलना में, मतलब पृथ्वी से नज़दीक उपस्थित है, इसी कारण से जो है यह हमें बड़ा प्रतीत होता है। यह पृथ्वी से लगभग 3,84,400 किलोमीटर दूर है। चंद्रमा पृथ्वी के एक चक्कर लगभग 27 दिनों में पूरा करता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। पृथ्वी का चक्कर जो है वो आपका 27 दिन में पूरा करता है। लगभग इतने ही समय में यह अपने अक्ष पर एक चक्कर भी लगाता है। देखिए दोनों का समय सेम है। देखिए एक चीज़ हम आपको यहाँ पे बताना चाहेंगे कि जितना भी पिंड यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, जितना भी ग्रह है, चाहे आप बुध ले लीजिए, मंगल ले लीजिए, बृहस्पति ले लीजिए, या शुक्र ले लीजिए, या फिर पृथ्वी ले लीजिए, सभी क्या है, सूर्य के चारों ओर परिक्रमा तो कर ही रहा है। इसके साथ साथ सभी जो है अपने अक्ष पे, अपने एक्सिस पे भी घूम रहा है, ठीक है। अपने अक्ष पे, अपने एक्सिस पे भी ये लोग घूम रहे हैं, ये ग्रह घूम रहे हैं, और साथ साथ में जो है पृथ्वी के चारों ओर चक्कर भी, मतलब कि सूर्य के चारों ओर चक्कर भी लगा रहे हैं। तो उसी तरह से चंद्रमा क्या है, चंद्रमा तो पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगा रहा है, ठीक है। चंद्रमा जो है वो पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगा रहा है, इसके साथ साथ ये अपने एक्सिस पे भी घूम रहा है। देखिए ये मान लीजिए चंद्रमा है, तो चंद्रमा जो पृथ्वी के चारों ओर चक्कर तो लगा रहा है, लेकिन इसके अलावा ये अपने एक्सिस पे भी घूम रहा है, ये अपने एक्सिस पे भी घूम रहा है, यानी कि अक्ष पे भी घूम रहा है। तो पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाने में जितना समय लग रहा है उतना ही समय ये अपने एक्सिस पे घूमने में भी लगाता है। यही बात कहा गया है कि चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिनों में पूरा करता है। लगभग इतने ही समय में यह अपने अक्ष पर एक चक्कर लगाता है। इस कारण पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई देता है, याद रखिएगा, ठीक है। चंद्रमा हमारे निवास के लिए अनुकूल नहीं है। यहाँ ना पानी है और ना वायु है। इसके सतह पर पर्वत, मैदान एवं गड्ढे हैं। ये चंद्रमा की सतह पर छाया बनाते हैं। पूर्णिमा के दिन रात में चंद्रमा पर इनकी छाया को देखा जा सकता है। चंद्रमा सूर्य की किरणों को ही पृथ्वी पर परावर्तित करता है, जिस कारण पृथ्वी को रात में प्रकाश मिलता है। ये चीज़ हो गया जैसे कि मैंने आपको पूर्णिमा और अमावस्या के बारे में समझाया था। अब उसी से रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट है। ग्रहण, ग्रहण के बारे में आपने सुना होगा कि चंद्र ग्रहण क्या होता है, सूर्य ग्रहण क्या है, उसको आप यहाँ पे अच्छे से समझिए। चंद्र ग्रहण क्या है और सूर्य ग्रहण क्या है, ठीक है। फिगर के साथ समझिएगा, बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। और ये कहीं ना कहीं पूर्णिमा और अमावस्या से रिलेटेड ही कॉन्सेप्ट है। ये देखिए ग्रहण क्या है, इक्लिप्स क्या है। यह एक खगोलीय घटना है, ठीक है। पृथ्वी तथा चंद्रमा की परिक्रमण अवस्था के कारण ग्रहण की स्थिति उत्पन्न होती है। किस कारण से? परिक्रमण अवस्था, याद रखिएगा, काम की जानकारी है, ठीक है। पृथ्वी तथा चंद्रमा की परिक्रमण अवस्था के कारण आपका ग्रहण की स्थिति होती है।
ग्रहण दो प्रकार का होता है, चंद्र ग्रहण जिसको लूनर इक्लिप्स कहते हैं, सूर्य ग्रहण जिसको सोलर इक्लिप्स कहते हैं। ठीक है, सबसे पहले समझते हैं कि यहाँ पे चंद्र ग्रहण किसे कहते हैं। तो देखिए, जब सूर्य एवं चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है, फिगर को देखते हुए चलिएगा, ये जो चंद्र ग्रहण वाला फिगर है इसको देखते हुए चलिएगा। जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है तब पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ने लगती है। इसके कारण चंद्रमा का छाया वाला भाग दिखाई नहीं देता। इस स्थिति को चंद्र ग्रहण कहते हैं। यह स्थिति पूर्णिमा के दिन होती है। बहुत काम की जानकारी, अच्छे से समझिएगा। ठीक है, देखिए, जब सूर्य है और यहाँ पे आपका चंद्रमा है, ठीक है, फिगर में हो सकता है अच्छे से नहीं दिखाई देगा, यह आपका चंद्रमा है, मून है, और ये आपका सन है, ये आपका सन है। ठीक है, तो जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जा रहा है, ये अर्थ आ जा रहा है, तब पृथ्वी की छाया, देखो पृथ्वी की जो छाया है, इधर वाला जो छाया है वो चंद्रमा के ऊपर पड़ेगा। चूंकि देखिए सन का लाइट तो पृथ्वी के ऊपर पड़ रहा है ना, सन का लाइट जो है पृथ्वी के आगे वाले पार्ट में पड़ रहा है और पीछे आपका अंधकार है, तो पीछे जो अंधकार है इसका जो छाया है, ठीक है, छाया जो है वो आपका मून पे पड़ेगा, चांद पे पड़ेगा। तो पृथ्वी की जो छाया है चंद्रमा पर पड़ने लगती है, इसके कारण चंद्रमा का छाया वाला भाग दिखाई नहीं देता। इस स्थिति को चंद्र ग्रहण कहते हैं। यह स्थिति पूर्णिमा के दिन होती है। तो आपको क्या पता होना चाहिए, आपको इसमें याद ये रखना है कि चंद्र ग्रहण कब लगता है। तो बस आपको एक पॉइंट याद रखना है कि सूर्य एवं चंद्रमा के बीच पृथ्वी का आ जाना, सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी का आ जाना। इसका हम ट्रिक भी आपको बता देते हैं ताकि आपका यहाँ पे कन्फ्यूजन दूर हो जाए। देखिए, सूर्य यानी कि सन है, ठीक है, सूर्य और चंद्रमा के बीच अर्थ का आ जाना, शाम, शाम करके ट्रिक याद रखिएगा। ठीक है, शाम होता है, उसके बाद हमें चांद दिखाई देता है। ठीक है, चंद्र दिखाई देता है। दिन में तो चंद्र नहीं देखने को मिलेगा, मून देखने को नहीं मिलेगा, शाम के बाद ही देखने को मिलता है। तो शाम याद रखिएगा कि शाम में चंद्र ग्रहण होता है। इस टाइप का ट्रिक बना लीजिएगा कि शाम में चंद्र ग्रहण होता है। अब देखिए शाम का क्या मतलब है, एस का मतलब है सन, एम का मतलब है मून। सन और मून के बीच में अर्थ आ जा रहा है, ए से अर्थ, याद रहेगा, सन और मून के बीच में अर्थ आ जा रहा है यानी कि पृथ्वी आ जा रहा है, तब आपका चंद्र ग्रहण लगेगा। सन और मून के बीच में जो है अर्थ आ जा रहा है तो आपका यहाँ पे चंद्र ग्रहण लग जाएगा। ठीक उसी तरह अगर आप यहाँ पे सूर्य ग्रहण के बारे में पढ़ेंगे तो देखिए सूर्य ग्रहण में क्या आता है कि जब सूर्य एवं पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है, यानी कि अब यहाँ पे समा हो जाएगा, SMA, यानी कि सन और अर्थ के बीच में मून आ जाएगा, ये मून बीच में आ जाएगा। ठीक है, तो समा, ठीक है, समा याद रखिएगा, समा जलती है। सूर्य बहुत मतलब कि तेज उष्मा होती है और उसके कारण बहुत सारी चीज़ें जलती है। ठीक है, तो ऐसे याद रख सकते हैं कि समा जलती है। तो सूर्य ग्रहण में समा ट्रिक याद रखिएगा, यहाँ पे शाम हो गया, शाम और समा, तो ऐसे करके याद रख सकते हैं, आपको आसान लगेगा। समा में क्या होता है, सन और अर्थ के बीच में मून आ जाता है। ठीक है, और इस तरह से आपका यहाँ पे जो है क्या होता है, सूर्य ग्रहण लगता है। जब सूर्य एवं पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है तब चंद्रमा की जो छाया है वो पृथ्वी पर पड़ने लगती है। इसके कारण सूर्य का आंशिक या पूर्ण भाग दिखाई नहीं देता। इस स्थिति को सूर्य ग्रहण कहते हैं। यह स्थिति अमावस्या के दिन होती है। और क्या क्या याद रखना है कि चंद्र ग्रहण हमेशा पूर्णिमा के दिन आपको देखने को मिलेगा और सूर्य ग्रहण आपका अमावस्या के दिन भी देखने को मिलेगा, ये सब याद रखना है। ठीक है, सूर्य ग्रहण हमेशा आपका अमावस्या के दिन पे देखने को मिलेगा और चंद्र ग्रहण आपका हमेशा जो है पूर्णिमा के दिन पे देखने को मिलता है। कौन कब किसके बीच में आ जाता है, क्या होता है, ये सब आपको पता होना चाहिए। ट्रिक भी मैंने आपको बता दिया, शाम और समा। ठीक है, एक अमावस्या एक पूर्णिमा। सूर्य और पृथ्वी के बीच जब चंद्रमा आ जाता है तब आपका क्या होता है कि चंद्रमा की जो छाया है वो आपका पृथ्वी के ऊपर पड़ेगा और इस कारण से पृथ्वी के ऊपर जब इसका छाया पड़ने लगता है तो इस कारण सूर्य का जो आंशिक या पूर्ण भाग दिखाई हमें नहीं देने लगता है। हम लोग पृथ्वी पे हैं तो पृथ्वी से जो है हमें सूर्य का आंशिक या पूर्ण भाग नहीं दिखाई देता है। इस स्थिति को सूर्य ग्रहण कहते हैं। यह स्थिति अमावस्या के दिन होती है, याद रखिएगा, ज़्यादा डिटेल में आपको नहीं जाना है। ठीक है, जानने योग्य बातें में देखिए, सूर्य से पृथ्वी की दूरी लगभग 15 करोड़ किलोमीटर है। प्रकाश की गति 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है। ठीक है, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड प्रकाश की गति होती है, आपको पता होगा। इस गति के बावजूद सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 8 मिनट का समय लगता है। इंपॉर्टेंट है, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी में पहुंचने में कितना समय लगता है, 8 मिनट। 8 मिनट, ठीक है, 8 मिनट। जबकि चंद्रमा से पृथ्वी पर परावर्तित प्रकाश को आने में 1.3 सेकंड का समय लगता है। तो पूछा जा सकता है कि चांद से
जो प्रकाश का लाइट है वो पृथ्वी में आने में कितना समय लगता है, 1.3 सेकेंड। ठीक है, हालांकि चंद्रमा के पास अपना लाइट नहीं है ना, वो दूसरे लाइट को, सूर्य के लाइट को रिफ्लेक्ट कर रहा है। ठीक है, परावर्तित कर रहा है, लेकिन उसी लाइट को परावर्तित करने में जो समय ले रहा है वो आपका 1.3 सेकेंड ले रहा है, चूँकि चांद जो है वो पृथ्वी के निकट है सूर्य की तुलना में। तो याद रखिएगा, सूर्य के निकटतम तारा, सूर्य से अगर निकटतम तारा देखा जाए तो प्रॉक्सिमा सेंटोरी है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। सूर्य के बाद पृथ्वी के सबसे निकट तारा भी इसी को कहा जाता है। ठीक है, सबसे निकटतम तारा सूर्य तो है ही, इसके अलावा इस सूर्य के बाद जो है आपका प्रॉक्सिमा सेंटोरी को माना जाता है। तो ये सब फैक्चुअल चीज़ें हैं, याद रखिएगा। चलिए, ग्रह के बारे में हो गया। अब कुछ अन्य खगोलीय पिंड के बारे में समझते हैं, क्षुद्र ग्रह के बारे में जानते हैं, एस्ट्रॉयड के बारे में समझते हैं कि एस्ट्रॉयड क्या होता है। तो देखिए, तारों, ग्रहों तथा उपग्रहों के अतिरिक्त असंख्य छोटे खगोलीय पिंड सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इन पिंडों को क्षुद्र ग्रह यानी कि एस्ट्रॉयड कहते हैं। यह आकार में ग्रहों से छोटे एवं उल्कापिंड से बड़े होते हैं। ठीक है, उल्कापिंड से ये बड़ा होता है। यह मंगल एवं बृहस्पति की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं। वैज्ञानिक के अनुसार क्षुद्र ग्रह के ही भाग थे जो कई वर्ष पहले विस्फोट के बाद ग्रहों से टूटकर अलग हो गए। चलिए, इसको हम आपको यहाँ पे फिगर पे दिखाते हैं कि कहाँ पे आपका जो है ये है क्षुद्र ग्रह यानी कि एस्ट्रॉयड। तो हालांकि मैंने स्टार्टिंग में भी आपको दिखाया था। ये देखिए, जुपिटर और मार्स के बीच में जो है एक पट्टी पाई जाती है जहाँ पे बहुत सारे छोटे छोटे पिंड दिखाई देते हैं। ठीक है, और यही आपके एस्ट्रॉयड हैं, यही आपके जो है यहाँ पे क्षुद्र ग्रह हैं। तो याद रखिएगा, पूछा सवाल ये जाता है कि क्षुद्र ग्रह जो है वो किन दो ग्रहों के बीच में दिखाई देता है, तो मार्स और जुपिटर के बीच में, यानी कि मंगल और बृहस्पति के बीच में। ओके, क्लियर हो गया, ये सवाल वहाँ से बनता है। और इसका जो आकार है ग्रह से छोटे एवं उल्कापिंड से बड़े होते हैं। ठीक है, वैज्ञानिक के अनुसार क्षुद्र ग्रह ग्रहों के भाग थे, कई वर्ष पहले वो विस्फोट के बाद जो वो ग्रहों से टूटकर अलग हो गए। अब देखिए, आगे चीज़ है आपका उल्कापिंड, मेटियोराइट। अब देखिए, आकाश में कभी कभी आप जो है ना टूटता हुआ तारा देखते होंगे। ठीक है, आप लोग उससे कुछ मांगते भी है, विश भी करते होंगे, और बहुत लोगों का मानना है कि उससे अगर आप कुछ मांगते हैं तो वो पूरी हो जाती है। तो वही है आपका यहाँ पे उल्का, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, उल्का। आकाश में कभी कभी एक ओर से दूसरी ओर अत्यंत वेग से जाते हुए अथवा पृथ्वी पर गिरते हुए जो पिंड दिखाई देते हैं उन्हें उल्का कहते हैं। उल्काओं का जो अंश वायुमंडल में जलने से बचकर पृथ्वी तक पहुंचता है उसे उल्का पिंड कहते हैं। ये बहुत अच्छा सा कॉन्सेप्ट है, इसको अच्छे से समझते हैं। ठीक है, इसको और भी अच्छे से समझते हैं। देखिए, ये आपका क्षुद्र ग्रह है। क्षुद्र ग्रह आपका बृहस्पति और मंगल के बीच में पाया जाता है। मंगल और बृहस्पति के कक्षाओं के बीच स्थित होता है। इसको हम लोग एस्ट्रॉयड बेल्ट के नाम से भी जानते हैं। एक पट्टी है क्षुद्र ग्रह पट्टी। तारों, ग्रह तथा उपग्रहों के अतिरिक्त असंख्य छोटे खगोलीय पिंड सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, क्षुद्र ग्रह कहते हैं। ये सब मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे समझते हैं उल्का पिंड। अच्छा, क्षुद्र ग्रह के बारे में और भी चीज़ आपको पता होना चाहिए कि इन्हें बड़े और शक्तिशाली दूरबीनों की सहायता से देखा जा सकता है। क्षुद्र ग्रहों में से सेरस नामक क्षुद्र ग्रह सबसे बड़ा है, यानी कि सबसे बड़ा जो एस्ट्रॉयड है उसका नाम सेरस है, जिसका व्यास 940 किलोमीटर है। उल्का पिंड के बारे में समझ लीजिए आप। आकाश में कभी कभी एक ओर से दूसरी ओर अत्यंत वेग से जाते हुए अथवा पृथ्वी पर गिरते हुए जो पिंड दिखाई पड़ते हैं उन्हें उल्का कहते हैं, मेटियोर कहते हैं। ये देखिए, आकाश में इस तरह का आपको दिखाई देता है। कभी कभी हम इसे टूटता हुआ तारा भी कहते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि ये जो तारा है वो आकाश में ही गायब हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे जो वायुमंडल है उस पर घर्षण के कारण वो जल के ख़त्म हो जाता है। लेकिन कुछ बड़े बड़े जो पिंड होते हैं ना, वो पूरी तरह से नहीं जल पाते हैं और वो क्या होता है, पृथ्वी पे आके गिर जाते हैं। तो जो पिंड पृथ्वी पे आके गिर जाता है उसको हम लोग उल्का पिंड नाम देंगे। दोनों नाम अलग अलग है, एक है आपका उल्का, एक है आपका उल्का पिंड। उल्का क्या है, जो वायुमंडल में ही खत्म हो गया, वायुमंडल में ही जो है अंतरिक्ष में ही आपका खत्म हो गया, वायुमंडल में ही खत्म हो गया, वो आपका उल्का कहलाएगा। लेकिन जो पृथ्वी पे आके गिर गया वो आपका उल्का पिंड हो जाएगा। ठीक है, उल्काओं का जो अंश वायुमंडल में जलने से बचकर पृथ्वी तक पहुंचता है उसे उल्का पिंड कहते हैं। तो यही दोनों का बीच डिफरेंस है। ठीक है, अंतरिक्ष में स्थित पिंड ये मान लीजिए वायुमंडल में प्रवेश करने पर अत्यंत वेग से जलता है, ये उल्का हो जाएगा। जलता हुआ अंश वायुमंडल में नष्ट हो जाता है, जो बच जाता है, जो अंश जलने से बचकर पृथ्वी तक पहुंचता है उसे उल्का पिंड कहते हैं। तो आई होप कि आपको फिगर से अच्छे से समझ में आ गया होगा, ये आपका उल्का पिंड हो गया। ठीक है, उल्का पिंड के बारे में और कुछ चीज़ें। उल्का पिंड की खोज दफन लाकोस्वा नामक वैज्ञानिक ने की थी। उल्का पिंड के गिरने से ही महाराष्ट्र के बुलढाना में लोनार झील का निर्माण हुआ है। ठीक है, याद रखिएगा, ये आपका एनसीईआरटी का फैक्ट है। ठीक है, जेसीईआरटी पे नहीं दे रखा है, तो ये सीटेट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो ये आपका उल्का पिंड हो गया। अब देखिए, उल्का पिंड के अलावा यहाँ पे और भी कुछ अन्य खगोलीय पिंड हैं, उसको देख लेते हैं।
उसके बाद हम लोग आकाश गंगा के बारे में बात करेंगे, मिल्की वे के बारे में बात करेंगे। इससे पहले ये वाला भी देख लेते हैं जानने योग्य बातें। क्षुद्र ग्रह पट्टी में एक 945 किलोमीटर के व्यास वाले सिरिस नामक बोना ग्रह है जो अपने स्वयं के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण गोल आकार पा चुका है। तो सबसे सिरिस नामक बोना ग्रह, ठीक है, जो अपने स्वयं के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण गोल आकार पा चुका है, तो वो याद रखिएगा, ठीक है। सिरिस कहाँ पे पाया जाता है? तो क्षुद्र ग्रह पट्टी में, क्षुद्र ग्रह पट्टी में, ठीक है, ठीक है। इसी पट्टी में आपको क्षुद्र ग्रह में देखने को मिलेगा। अब देखिए थोड़ा सा हम लोग धूमकेतु के बारे में जान लेते हैं। धूमकेतु के बारे में जानने के बाद फिर हम लोग जो है वहाँ पे गैलेक्सी के बारे में जानेंगे, ठीक है, गैलेक्सी के बारे में पढ़ लेंगे। देखिए धूमकेतु क्या होता है। हालांकि धूमकेतु देखिए किताब में इसीलिए नहीं दे रखा है क्योंकि ये एनसीईआरटी पे दे रखा है, ठीक है, जेसीईआरटी पे नहीं दे रखा है, लेकिन हम आपको ये भी चीज़ बता देते हैं कि धूमकेतु क्या है, कॉमेट्स क्या है। सामान्यतः धूमकेतु झाड़ू की तरह दिखते हैं जिनके चमकीले सिरे तथा लंबी पूंछ होती है, ये देख सकते हैं आप। यह परवलयीय कक्षाओं में, परवलयीय कहने का मतलब इलिप्टिकल ऑर्बिट में, ठीक है, दीर्घवृत्ताकार जिसको कह रहे थे, सूर्य का परिक्रमण करते हैं। इनकी पूंछ सदैव ही सूर्य से परे होती है, यानी कि सूर्य से दूर होता है। पूंछ आपका जो है, जैसे सूर्य इधर है तो पूंछ इसका जो है वो पीछे साइड होगा। हेली ने ऐसा ही एक धूमकेतु खोजा था जो प्रत्येक 76 वर्ष के अंतराल पर दिखाई देता है। एक हेली नाम का जो है मान लीजिए कि खगोलविद था जिन्होंने धूमकेतु एक खोजा था और उसका नाम इन्होंने हेली ही नाम रखा था, ठीक है। और इसका कहना था कि ये जो है वो 76 वर्ष के बाद दिखाई देता है। इसे सन 1986 में देखा गया। अब सन 2062, ठीक है, 2062 में इसके देखने की संभावना है। तो हेली पुछल तारा, कभी कभी सवाल आपको एग्जाम में देखने को मिलता है कि प्रसिद्ध हेली धूमकेतु यानी कि हेली जो कॉमेट्स है आपका, ठीक है, हर 75 से 76 वर्ष के बाद दिखाई देता है। यह आखिरी बार 1986 में दिखा था और अगली बार यह पृथ्वी से वर्ष 2061 के मध्य में दिखाई देगा। कहीं कहीं पे आपको 2062 देखने को मिलता है और कहीं कहीं पे 2061 देखने को मिलता है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। कहीं कहीं पर आपको 2062 लिखा हुआ मिलता है। तो ये आपका हेली कॉमेट्स के बारे में है। इंपॉर्टेंट सवाल यहाँ पे क्या बनेगा कि कितने वर्ष के बाद दिखाई देता है? तो 76 वर्ष के बाद। बाकी अगला बार कब दिखाई देगा या पिछला बार कब दिखाई दिया था, तो ये आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। 3 जानकारी आपको यहाँ पे कॉमेट्स के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। और हेली जो आपका कॉमेट्स उसका खोज कौन किया था? तो आपका हेली नाम का एक खगोलविद, ठीक है, ये आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। तो ये आपका यहाँ पे हो गया। अब हम लोग वापस आते हैं, आकाशगंगा के बारे में पढ़ते हैं, मिल्की वे के बारे में पढ़ते हैं। देखिए आकाशगंगा का जो, अगर इसका करेक्ट इंग्लिश आप देखिएगा ना तो गैलेक्सी होता है, गैलेक्सी, ठीक है, गैलेक्सी। मिल्की वे क्या है? मिल्की वे एक गैलेक्सी का नाम है जिसके अंदर हम लोग, हमारा सौरमंडल आता है। देखिए खुले आकाश में एक ओर से दूसरी ओर तक फैली चौड़ी सफ़ेद पट्टी लाखों तारों का समूह है। यह पट्टी आकाशगंगा कहलाती है। अगर आप खुले आसमान में देखते हैं तो तारों का एक पट्टी पूरा दिखाई देता है, लाखों तारों का समूह, उसको हम लोग आकाशगंगा कहेंगे। और बहुत सारा आकाशगंगा मिलके जो है ब्रह्मांड बनाता है। ब्रह्मांड में बहुत सारे आकाशगंगा है और हमारा सौरमंडल जो है वो इस आकाशगंगा का भाग है। कौन सा आकाशगंगा का भाग? चूँकि ब्रह्मांड में बहुत सारे आकाशगंगा हैं, तो हम जिस आकाशगंगा के भाग हैं उसका नाम है मिल्की वे, यानी कि दुग्ध मेखला, दुग्ध मेखला जिसको कहते हैं, ठीक है। अगर पूछा जाए कि हमारा जो सौरमंडल है, ठीक है, वो किस आकाशगंगा का भाग है, तो मिल्की वे का है, यानी कि मिल्की वे, यानी कि दुग्ध मेखला का। प्राचीन भारत में इसकी कल्पना आकाश में प्रकाश की एक बहती नदी से की गई थी। इस प्रकार इसका नाम आकाशगंगा पड़ा। आकाशगंगा के आकार का अनुमान इस बात से लगाया जा सकता है कि अगर हमारे पूरे सौरमंडल के चक्र के क्षेत्रफल को 1 रुपये के सिक्के जितना समझ लिया जाए तो इसकी तुलना में आकाशगंगा का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का लगभग 1.5 गुना होगा, ठीक है। समझ में आया? नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, आगे समझाते हैं हम आपको, ठीक है। आगे इसको स्लाइड की मदद से समझाते हैं, अच्छे से फिगर की मदद से। ये देखिए आकाशगंगा, पहला पॉइंट क्लियर है कि सफ़ेद चौड़ी पट्टी है, लाखों तारों का समूह है। सौरमंडल इस आकाशगंगा का भाग है, यानी कि मिल्की वे का भाग है। देखिए पृथ्वी जिस आकाशगंगा का भाग है उसका नाम मिल्की वे है, ठीक है। इसको हिंदी में दुग्ध मेखला कहते हैं। जो लास्ट वाला पॉइंट था वो समझते हैं। इसमें कहा गया है कि अगर हम अपने सौरमंडल को एक सिक्के के जैसा माने तो इसका जो आकार है, इसका तुलना किसके साथ किया गया है कि भारत के क्षेत्रफल का लगभग 1.5 गुना। देखिए एक सिक्का और भारत के क्षेत्रफल का 1.5 गुना, दोनों को कंपेयर कीजिए, उतना ही अंतर जो है हमारा यहाँ पे सौरमंडल और आकाशगंगा का है, ठीक है। यानी कि देखिए
अब हमारे आकाशगंगा में यानी कि हमारा जो मिल्की वे है इसके अंतर्गत भी बहुत सारा सौरमंडल होगा। समझिए आप, इसके अंतर्गत भी आपका बहुत सारा सौरमंडल है। हमारे आकाशगंगा जो है मिल्की वे, इसके अंतर्गत भी आपका बहुत सारा सौरमंडल आएगा और उनमें से हमारा एक सौरमंडल है, ठीक है, जहाँ पे हम लोग रहते हैं, पृथ्वी भी उसके अंतर्गत आता है। ठीक है, ये आपका हो गया। तो ये आकाशगंगा के बारे में कॉन्सेप्ट हो गया। और यहाँ पे कुछ दे रखा है, तो देखिए आकाशगंगा के बारे में अब नेक्स्ट पेज में पढ़ते हैं, किताब को देख लेते हैं। ये आपका हो गया, 1.5 गुना हो गया। अच्छा, यहाँ पे और एक चीज़ याद रखिएगा, देवयानी यानी कि एंड्रोमेडा या फिर इसी को M31 कहते हैं, आकाशगंगा मिल्की वे के सबसे नज़दीक है। ये जो आकाशगंगा यानी कि हमारी जो मिल्की वे आकाशगंगा है, ठीक है, हम लोग जिस दुग्ध मेखला आकाशगंगा के अंतर्गत रहते हैं, तो इससे नज़दीकी अगर दूसरा आकाशगंगा के बारे में बात किया जाए, दूसरा गैलेक्सी के बारे में बात किया जाए, तो उसका नाम है देवयानी की एंड्रोमेडा। ठीक है, इसी को दूसरा नाम है एंड्रोमेडा या देवयानी। ठीक है, याद रखिएगा। सौर परिवार के अन्य सदस्य तो हमने बात किया, क्षुद्रग्रह, उल्कापिंड, धूमकेतु के बारे में मैंने आपको बता दिया है, समझ में आ गया होगा आपको। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। यहाँ पे अब आते हैं, इसको देखते हैं। सूर्य और सभी ग्रह इसके केंद्र और के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। किसके केंद्र के चारों ओर? यानी कि गैलेक्सी के केंद्र के चारों ओर। ठीक है, सूर्य इसका एक चक्कर 25 करोड़ वर्ष में पूरा करता है, जिसे ब्रह्मांड वर्ष यानी कि कॉस्मिक ईयर कहते हैं। तो देखिए सूर्य भी किसी का चक्कर लगा रहा है। किसका चक्कर लगा रहा है? आकाशगंगा का चक्कर लगा रहा है। ठीक है, आकाशगंगा करोड़ों तारों, बादलों तथा गैसों की एक प्रणाली है। इस प्रकार की लाखों आकाशगंगाएं मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करती है। देखिए, लाखों आकाशगंगाएं मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करती है। ठीक है, और एक आकाशगंगा में भी आपका समझ लीजिए कि लाखों सौरमंडल हो जाएगा। ठीक है, ब्रह्मांड का निर्माण करती है। ब्रह्मांड की विशालता की कल्पना करना अत्यधिक कठिन है। वैज्ञानिक अभी भी इसके बारे में अधिक से अधिक जानकारी एकत्र कर रहे हैं। ठीक है, ये चीज़ आपका हो गया। बाकी मैंने आपको जो है उपग्रह के बारे में जानकारी दे दिया कि किसे कहते हैं, और उपग्रह में भी मैंने आपको प्राकृतिक उपग्रह के बारे में बता दिया, जिसके अंतर्गत मैंने चंद्रमा के बारे में डिस्कस किया। अब देखिए मानव निर्मित उपग्रह यानी कि आर्टिफिशियल सैटेलाइट क्या है। ठीक है, आर्टिफिशियल सैटेलाइट यानी कि वैसा सैटेलाइट जो इंसानों के द्वारा बनाया गया है अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए। तकनीकी विकास के कारण मानव ने दूरसंचार एवं खोज संबंधी कार्यों के लिए मानव निर्मित उपग्रह का विकास किया है। यह वैज्ञानिक के द्वारा बनाया गया एक कृत्रिम पिंड है, आर्टिफिशियल पिंड है, ऑब्जेक्ट है, जिसका उपयोग ब्रह्मांड के बारे में जानकारी प्राप्त करने के साथ साथ पृथ्वी पर संचार माध्यम के लिए किया जाता है। इन उपग्रहों को रॉकेट के द्वारा अंतरिक्ष में भेजा जाता है एवं पृथ्वी की कक्षा में स्थापित किया जाता है। पृथ्वी का जो ऑर्बिट है, अर्थ का जो ऑर्बिट है, उसमें यहाँ पे स्थापित किया जाता है। अंतरिक्ष पे उपस्थित कुछ भारतीय उपग्रह इनसैट, इंडियन नेशनल सैटेलाइट हो गया, एडोसैट हो गया, IRS इत्यादि है। भारत द्वारा चंद्रमा के बारे में अधिक जानकारी जुटाने के लिए 2008 ईस्वी में चंद्रयान प्रथम, 2019 में चंद्रयान द्वितीय एवं जुलाई 2023 में चंद्रयान तृतीय का प्रक्षेपण किया गया था। ठीक है, और न्यूज़ वगैरह में भी आपने इसके बारे में सुन रखा होगा। इन मानव निर्मित उपग्रहों का उपयोग रेडियो, टेलीविज़न, टेलीफोन, मोबाइल, इंटरनेट आदि सेवाओं में किया जाता है। इसके साथ साथ सैन्य प्रयोजन के लिए इन उपग्रहों का प्रयोग किया जाता है। सैन्य प्रयोजन क्या है? तो सैन्य प्रयोजन क्या है वो समझिए, सेना की निगरानी, सुरक्षा, संचार या दुश्मन की गतिविधियों पर नज़र रखने के लिए। ठीक है, उपयोग के दृष्टिकोण से जो है यहाँ पे सैटेलाइट को पृथ्वी के ऑर्बिट पे छोड़ा जाता है। ये आपका जो है वो सैटेलाइट के बारे में जानकारी हो गया। जानने योग्य कुछ बातें हैं, जैसे कि पृथ्वी का पहला जो मानव निर्मित कृत्रिम जो सैटेलाइट है वो उसका नाम है स्पुतनिक 1। ठीक है, याद रखिएगा। और ये किसके द्वारा बनाया गया था? तो रूस के द्वारा। सोवियत संघ यानी कि वर्तमान में रूस के द्वारा 4 अक्टूबर 1957 को छोड़ा गया था। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। पृथ्वी का पहला मानव निर्मित कृत्रिम उपग्रह स्पुतनिक 1 है, जो कि रूस के द्वारा 4 अक्टूबर 1957 को छोड़ा गया था। अब यहाँ पे आपका जो चैप्टर है, आपका जो क्लास 6 का चैप्टर 1 है, उसका किताब वाला पोर्शन समाप्त होता है। बुक में जितना कुछ दिया था मैंने आपको समझा दिया, साथ में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट भी बता दिया। इसके अलावा भी कुछ एक्स्ट्रा जानकारी है जो कि आपको समझना है, यहाँ से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। जैसे कि क्या होता है कृत्रिम उपग्रह, तो मैंने आपको बता दिया कि चंद्रमा पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह है। बहुत से मानव निर्मित उपग्रह पृथ्वी की परिक्रमा कर रहे हैं, इन्हें कृत्रिम उपग्रह कहा जाता है। भारत का प्रथम कृत्रिम उपग्रह आर्यभट्ट है। जैसा कि अभी विश्व का मैंने आपको जिक्र किया, स्पुतनिक 1 है जो कि रूस के द्वारा बनाया गया था। अगर भारत का पूछा जाए तो आर्यभट्ट है, 1975 में पृथ्वी की कक्षा में स्थापित किया गया था।
कृत्रिम उपग्रह से रेडियो, टीवी, मोबाइल एवं मौसम की भविष्यवाणी की जाती है। ये आपका हो गया, ठीक है। बाकी यहाँ पे कुछ प्रश्न है, इसका जवाब आप लोग देने का प्रयास कीजिएगा। ओके, चलिए। इसके अलावा कुछ और भी जानकारी है, जैसे कि 2006 तक सौर परिवार में 9 ग्रह थे। प्लूटो सूर्य से दूरस्थ ग्रह था। शनि 2006 में अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने, इसके बारे में हालांकि मैंने आपको पहले भी बता दिया है, ये आपका हो चुका है। जो चीज़ नहीं बताए हैं वो देखिए। प्राचीन काल में मान्यता था कि पृथ्वी स्थिर है और सूर्य इसके चारों ओर घूमता है। निकोलस कोपरनिकस ने सर्वप्रथम इस धारणा को गलत बताया था, ठीक है। ये याद रखिएगा कि इस धारणा को गलत किसने बताया था, निकोलस कोपरनिकस, ठीक है। ये नहीं बताया गया था। बाकी देखिए कुछ और भी इंपॉर्टेंट चीज़ कि दूरबीन का आविष्कार 1608 ईस्वी में हेनरी लीप रेरो ने किया था। देखिए ये सब कहाँ से लिया गया है, तो ये सब एनसीईआरटी का पार्ट है, जेसीईआरटी में नहीं था, एनसीईआरटी से लिया गया है। कुछ एक्स्ट्रा जानकारी थी तो एनसीईआरटी किताब से उठा लिया गया है, ठीक है। 1609 में गैलीलियो ने इसमें सुधार किया था। गैलीलियो ने बृहस्पति के 4 चंद्रमाओं और शुक्र की कलाओं की खोज अपनी दूरबीन की सहायता से की थी, ठीक है। विश्व का पहला कृत्रिम उपग्रह अब स्पुतनिक 1 है, रूस ने 1957 में कक्षा में पृथ्वी की कक्षा में स्थापित किया था, ठीक है, बता दिए। हजारों लाखों तारों के समूह को गैलेक्सी कहते हैं। हमारी गैलेक्सी का नाम आकाशगंगा है, जिसका आकार सर्पिल है। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। हमारी जो गैलेक्सी है मिल्की वे, उसका आकार क्या है, सर्पिल है, स्पाइरल है। भारत के कुछ कृत्रिम उपग्रह और उनका उपयोग, जैसे कि इनसेट 2E है, इनसेट 3C है, इनसेट 3E है, जीसैट 12 है। इसका उपयोग मुख्यतः संचार के लिए किया जाता है, कम्युनिकेशन के लिए किया जाता है। इसके अलावा इनसेट 4, इनसेट 4B, इनसेट 4CR मुख्यतः DTH सेवाओं के लिए किया जाता है। मकनेंज मुख्यतः शिक्षा संबंधी प्रसारणों के लिए किया जाता है, मकनेंज नामक उपग्रह। कल्पना 1 मौसम संबंधी भविष्यवाणी के लिए किया जाता है। इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, याद रखिएगा, ठीक है। कुछ एक्स्ट्रा जानकारी और भी कुछ चीज़ें हैं, जैसे कि ये आपका एनसीईआरटी किताब में दे रखा है। पौराणिक रोमन कहानियों में सोल सूर्य देवता को कहा जाता है, ठीक है। सोल किसको कहा जाता है, सूर्य देवता को कहा जाता है। सौर शब्द का अर्थ है सूर्य से संबंधित, इसीलिए सूर्य के परिवार को सौरमंडल कहा जाता है। सौर शब्द का उपयोग करते हुए अधिक शब्दों को लिखें, तो ये तो आपके काम के नहीं है। अब देखिए इधर क्या है। 21 जुलाई 1969 को अमेरिका के नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने सबसे पहले चंद्रमा पर अपने कदम रखे। इसके बाद एडविन एल्ड्रिन चंद्रमा पर उतरे हैं, ठीक है। अंतरिक्ष पे जाने वाले पहले भारतीय राकेश शर्मा थे। अभी तक किसी भारतीय ने चांद पर कदम नहीं रखा है। अंतरिक्ष में जाने वाला पहला मानव यूरी गागरिन थे, ठीक है। चांद पे अभी तक कोई व्यक्ति कदम नहीं रखा है, याद रखिएगा। एक वर्ष में केवल 2 दिन 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य ठीक पूर्व दिशा में उदय होता है। एक वर्ष में केवल 2 दिन, ठीक है, 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य ठीक पूर्व दिशा में उदय होता है। बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी है, याद रखिएगा, ठीक है। अन्य सभी दिनों में सूर्योदय या तो उत्तर पूर्व या दक्षिण पूर्व दिशाओं में होता है। अच्छा, हम लोगों का कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्या रहता है, हम लोग अक्सर कहते हैं कि सूर्य जो है पूर्व दिशा में उगता है और पश्चिम में जो है वो ये सूर्य अस्त होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। केवल 2 ही दिन है, 21 मार्च और 23 सितंबर। इन्हीं 2 दिन में सूर्य जो है वो ठीक पूर्व दिशा में उदय होता है। बाकी सभी दिन में क्या होगा, सूर्योदय या तो उत्तर पूर्व दिशा में या दक्षिण पूर्व दिशाओं में होता है। 21 जून से सूर्योदय का स्थान धीरे धीरे दक्षिण स्थान की ओर हस्तांतरित होता है, तब इसे सूर्य या दक्षिणायन होना कहते हैं। यह स्थिति 22 दिसंबर तक रहती है। इसके बाद सूर्योदय का स्थान उत्तर की ओर गति करना शुरू कर देता है, तब कहते हैं इसे सूर्य उत्तरायण हो गया। तो देखिए ये सभी आपको पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये आपका। हम लोग अक्सर सोचते हैं कि सूर्य हमेशा पूर्व दिशा में उगता है और सूर्य अस्त जो है पश्चिम में होता है, लेकिन सूर्य उदय को लेकर यहाँ पे कुछ और भी कॉन्सेप्ट है कि हम लोग एग्जैक्ट पूर्व दिशा नहीं कह सकते, उसको उत्तर पूर्व कहेंगे या फिर दक्षिण पूर्व कहेंगे, ठीक है। ये आपका हो गया। अब और कुछ जानकारी है, जैसे कि नेबुला के बारे में आपको पढ़ना है। ये आपका एनसीईआरटी का टॉपिक है, जेसीईआरटी पे नहीं दे रखा है, तो सीटेट के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, इसको भी देख लीजिए। निहारिका शब्द की उत्पत्ति संस्कृत निहार से हुआ है, जिसका अर्थ कोहरा होता है। अंतरिक्ष में आकाश में कोहरे या धुएं की तरह नजर आने वाले प्रकाशपुंज को निहारिका कहते हैं। इस टाइप का आपको देखने को मिलता है। आकाशगंगा जो 10⁻11 तारों का समूह को कहते हैं, उसकी शुरुआत निहारिका से होती है, ठीक है। आकाशगंगा तारों का जो समूह है, इसकी जो शुरुआत है वो निहारिका से ही होती है, नेबुला से ही होती है। इसका आकार सर्पिलाकार होता है। इसका व्यास आपका 1 लाख प्रकाश वर्ष है, यानी कि सोचे कितना विशाल होगा, है ना। तो कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी थी इसके बारे में। ये फिगर आपका एनसीईआरटी से लिया गया है। यहाँ पे भी कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें हैं,
जैसे कि आप देखिए, शुक्र है, बुध है, पृथ्वी, यानी कि सूर्य से सबसे निकट आपका बुध आता है, फिर शुक्र आता है, फिर पृथ्वी, फिर मंगल आपका आता है ना। फिर आपका जुपिटर है, शनि है, यूरेनस है और नेपच्यून है। तो इसके बारे में कुछ जानकारी है जैसे कि आपको पता होना चाहिए। बुध सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण काल 88 दिन है ना, यानी कि बुध जो है सूर्य के चारों ओर एक चक्कर पूरा करने में 88 दिन लेता है और अपने अक्ष पे जो है घूर्णन करने में ये 59 दिन लगाता है, 59 डे लगाता है, ठीक है। शुक्र के बारे में बात करें तो परिक्रमण जो काल है इसका वो 255 दिन है, यानी कि सूर्य की परिक्रमा ये 255 दिन में कंप्लीट करता है और अपना अक्ष पे जो है वो 243 डेज में ये कंप्लीट करता है, ठीक है। अपना अक्ष एक्सिस पे ये घूमता है। पृथ्वी के बारे में बात करें तो 365 डेज, एक साल जिसको हम लोग कहेंगे, और अपने अक्ष पर जो है वो एक दिन का समय लेता है। चंद्रमा की संख्या इसका एक है, यानी कि इसका जो सैटेलाइट है, प्राकृतिक सैटेलाइट, प्राकृतिक उपग्रह, तो वो एक है। मंगल के बारे में बात करें तो सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण ये 687 डेज लगाता है, यानी कि 687 दिन। अपने अक्ष पर घूर्णन एक दिन में ये अपने अक्ष पर घूम जाता है। और इसकी जो चंद्रमा की जो संख्या है वो फीमोस और डीमोस, मैंने आपको बताया था, फोबोस और डीमोस है ना, फोबोस और डीमोस 2 है। इस चारों को आंतरिक ग्रह के नाम से जानते हैं। सूर्य के बहुत नज़दीक है, ये चट्टानों से बने होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसका वजन होता है, भारी होता है। आगे है आपका ग्रह ग्रह, जिसके अंतर्गत आपका बृहस्पति है, शनि है, यूरेनस है और नेपच्यून है। चारों का परिक्रमण काल आप देखिए, सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण 11 साल 11 महीने लगभग 12 साल लगाता है बृहस्पति। अपने अक्ष पर घूर्णन 9 घंटे 56 मिनट लगाता है। चंद्रमा की संख्या 53 है, हालांकि वर्तमान में बढ़ गया है, ठीक है। शनि के बारे में बात करें तो सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण 29 साल समय लगाता है, 29 साल 5 महीने। अपने अक्ष पर जो है वो 10 घंटे 40 मिनट में घूमता है। चंद्रमा की संख्या लगभग 53 है, जो कि अभी बढ़ चुका है। यूरेनस के बारे में बात करें, सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण काल 84 साल, देखिए 84 साल। अपने अक्ष पर घूर्णन 17 घंटे 14 मिनट। चंद्रमा की संख्या इसका लगभग 27 है। सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण 164 डेज लगाता है नेपच्यून, 164 डेज नहीं, साल, ठीक है, साल है ये। अपने अक्ष पर घूर्णन 16 घंटे 7 मिनट और चंद्रमा की संख्या 13 है। सूर्य से बहुत दूर हैं तथा बहुत बड़े आकार के हैं। ये गैस और तरल पदार्थों से बने होते हैं और हल्के होते हैं। तो ये था आपका ओवरऑल समरी ग्रह के बारे में कि किसका रिवॉल्यूशन टाइम कितना है, किसका जो परिक्रमण काल कितना है और जो आपका घूर्णन समय है वो कितना है, ठीक है। तो ये सब याद रखिएगा, यहाँ से भी सवाल आपके एग्जाम में देखने को मिलते हैं। ये आपका हो गया। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ और देख लेते हैं। हमारे सौरमंडल में शनि एकमात्र ऐसा ग्रह है जो पानी में तैर सकता है, क्योंकि इसका घनत्व पानी से भी कम है। बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा, एक्स्ट्रा फैक्ट, ठीक है। शनि पानी में तैर सकता है। विज्ञान में शनि और शुक्र दोनों को उनके वायुमंडल के कारण पीले रंग से जोड़ा जाता है। शनि, इसके ऊपरी वायुमंडल में अमोनिया क्रिस्टल होते हैं जो इसे हल्का पीला रंग देते हैं। वेनस के बारे में बात करते हैं तो इसका घना वायुमंडल, घना है ये, ठीक है, वायुमंडल और सल्फ्यूरिक अम्ल के बादल इसे हल्का पीला सफ़ेद रंग देते हैं। अच्छा, यहाँ पे सवाल जो है ना, यहाँ से पूछा जाता है, इसी कारण से मैंने आपको बता रखा है। शुक्र के बारे में अक्सर पूछा जाता है कि शुक्र का जो रंग है हल्का पीला सफ़ेद, वो किस तत्व के कारण है या फिर किस चीज़ के कारण है, तो सल्फ्यूरिक अम्ल के कारण है। ये सवाल कई बार पूछा गया एग्जाम में कि किस अम्ल के कारण है, तो सल्फ्यूरिक अम्ल के कारण है, ठीक है, याद रखिएगा। इसके अलावा आपको पता है मंगल ग्रह लाल ग्रह कहते हैं, और लाल रंग जो है वो किसके कारण है, आयरन ऑक्साइड के कारण। ये ऑक्साइड हो जाएगा, द लिखा गया है, ऑक्साइड है ये, ठीक है। आयरन ऑक्साइड के कारण जो है वो मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है, क्योंकि वहाँ पे आयरन ऑक्साइड ज़्यादा है। सबसे चमकीला ग्रह शुक्र है, मॉर्निंग स्टार शुक्र है, इवनिंग स्टार शुक्र है, सबसे अधिक गर्म ग्रह भी शुक्र है। किस ग्रह पर ठंडी धूल भरी आंधियाँ चलती है, मंगल हो गया। किस ग्रह पर सुंदर सुंदर वलय आकृतियाँ हैं, शनि हो गया। सबसे अधिक चंद्रमा वाला ग्रह शनि हो गया, अगर वर्तमान परिदृश्य से देखा जाए तो, है ना। ग्रहों के रंग और रंग इसकी विशेषता तो देखिए, अरुण नीला हरा ग्रह है, ब्लू ग्रीन ग्रह है इसका, ठीक है, सरफेस। और बृहस्पति के बारे में बात करें तो देखिए ऑरेंज और वाइट बैंड्स आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। पृथ्वी आपका नीला ग्रह है, मंगल आपका लिलिमा युक्त है यानी कि रेडिश ब्राउन है, शुक्र आपका पीला है। अब ये सब हम आपको क्यों बताएं, ये सब हम आपको इसीलिए बताएं क्योंकि ये सब ऐसा पॉइंट है जहाँ से अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सवाल पूछे गए हैं। इसी कारण से हम आपको इसको भी यहाँ पे शामिल कर दिए। हम चाहते हैं कि आप एक बार सोलर सिस्टम के टॉपिक को पढ़ें,
और जितना भी एग्ज़ाम दे जहाँ पे सोलर सिस्टम से सवाल पूछा जाए, इससे बाहर आपको सवाल नहीं देखने को मिलेगा। जेटेट का एग्ज़ाम में श्योर है 100%, इससे बाहर आपको एक भी सवाल देखने को नहीं मिलेगा। बार बार आपको इसी का रिवीजन करना है, अच्छे से प्रैक्टिस करना है, जो भी सवाल यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। हालांकि आज के क्लास में हम इतना ही बात करेंगे, है ना। इसके बाद आपका जो है JCERT किताब का जो एक्सरसाइज वाला क्वेश्चन है वो आ जाता है। तो एक्सरसाइज में तो आपको नॉर्मल क्वेश्चन देखने को मिलेगा, इसको भी देख लेते हैं। हालांकि इसका 4 सवाल है यहाँ पे, ठीक है। चारों सवाल का जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है। और चूंकि आज का क्लास बहुत लंबा हो चुका है, समय बहुत ज़्यादा हो चुका है, इसलिए आज का क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। नेक्स्ट क्लास में इससे संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट सवाल बनते हैं उसको यहाँ पे जिक्र करेंगे, उसको यहाँ पे डिस्कस करेंगे। इसके अलावा सीटेट एग्ज़ाम में भी जितने भी सवाल इस टॉपिक से पूछे गए हैं उसको भी यहाँ पे जानेंगे, समझेंगे, ठीक है, उसको भी डिस्कस करेंगे। इसी कारण से ये वाला तो थ्योरी वाला क्लास हो गया आपका, पूरा सौरमंडल के बारे में मैंने आपको समझा दिया। अब इसके बाद जो क्लास आएगा वो इसी टॉपिक का MCQ वाला क्लास आएगा, उसको भी आप लोग ज़रूर देखिएगा। और इसका PDF भी हम आपको जो है वो टेलीग्राम चैनल में देने का प्रयास करेंगे, वहाँ से आप लोग इसको एक्सेस कर लीजिएगा। हालांकि अगर आप अपना नोट्स बना सकते हैं तो वो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। और अगर आपके पास समय नहीं है तो सबसे अच्छा तरीका यही होगा कि आप सरकारी विद्यालय जाइए, वहाँ से अगर ये किताब मिल सके तो ये किताब लीजिए। इसी किताब के साइड में जहाँ जहाँ जगह है वहाँ जो है आप लोग एक्स्ट्रा फैक्ट्स को ऐड कर सकते हैं, एक्स्ट्रा जो जानकारी है उसको यहाँ पे शामिल कर सकते हैं। फिलहाल हम आपको ये 4 सवाल होमवर्क के लिए देते हैं, ठीक है। सूर्य का तीसरा सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है? सूर्य से पृथ्वी पर प्रकाश आने में कितना समय लगता है? पृथ्वी का आकार कैसा है? पृथ्वी को कौन सा ग्रह कहते हैं? तो यहाँ पे इसका जवाब आप लोग कमेंट सेक्शन में दीजिएगा 1 2 3 4 करके। और आपको क्लास कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, तभी आपके जैसा कमेंट आएगा, ठीक है, आपका जैसा कमेंट आएगा उसी के आधार पे आपका नेक्स्ट क्लास लिया जाएगा, ठीक है। आवाज़ कैसा है और कुछ भी आपका डाउट है, कुछ भी आपका यहाँ पे सजेशन है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। उसी के अकॉर्डिंग जो है आपका नया क्लास नेक्स्ट चैप्टर का क्लास जो वो लिया जाएगा, ठीक है। तो चूँकि समय बहुत हो चुका है इसीलिए आज के क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ। इसका MCQ वाला पोर्शन हम आपको जो वो करवा देंगे, ओके। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में।